कोई कड़वी चीज चखा दी हो। उसके चेहरे पर घिन और विश्वास की एक मिली-जुली छाया तैर गई। कमरे की भारी खामोशी सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। एक सहज टूटी हुई जो दीवारों से टकराकर वापस लौट आती थी। खिड़की के बाहर से किसी कौवे की कर्कश आवाज आई। फिर सब कुछ फिर से स्तब्ध हो गया। मुझे नहीं लगता, उसने धीमे से कहा और उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपकंपी थी। हाँ, लड़ना जानता है वो, लेकिन किसी की जान लेना उसके बस की बात नहीं। उसने अपनी बात पर खुद ही यकीन करने की कोशिश की। शब्द हवा में कमजोर से लटक गए। क्या सच में युगांत इतना कमजोर है, या मैं बस अपने आप को बहला रही हूँ? अनु ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। खतरनाक पारखी नजर जो किसी शिकारी में होती है। ये वो चमक थी जो हमेशा तब आती थी जब उसे किसी बात का पक्का यकीन होता था। उसने अपनी उंगलियों से मेज की सतह पर हल्की सी थाप दी। टक टक टक। एक धीमी ऊंची समझी आवाज जो सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। ऐसा जरूरी नहीं है, वो बोली, और उसकी आवाज में एक गहरा रहस्य था, जैसे वो किसी पुरानी कहानी का अंत पहले से जानती हो। सुना नहीं कभी, डूबता आदमी तिनके का सहारा भी पकड़ लेता है। उसने अपनी बात को हवा में लटका दिया, जैसे किसी जाल में शिकार को फंसाने के लिए चारा डाल रहा हो। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। एक भारी दबाव भरा सन्नाटा जो सीने पर पत्थर की तरह रखा हुआ महसूस हो रहा था। छत के पंखे की धीमी चरमराहट से आ रही थी। अनु ने अपनी बात का असर देखने के लिए पल का इंतजार किया। सिमरन की आंखों में उलझन देखकर जहां सवालों के बादल घूम रहे थे, वो आगे तेजपाल, वो आदमी कभी नहीं बर्दाश्त करेगा कि उसका बेटा अपाहिज हो जाए। अनु की आवाज में एक तीखापन आ गया, जैसे वो किसी पुराने जख्म को कुरेद रही। और युगांत? अनु ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए और अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टिक गई। कुर्सी की पुरानी स्प्रिंग्स ने एक हल्की सी ची की आवाज निकाली। जब जान पर बनाती है ना, तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है, कुछ भी। उसने आखिरी शब्द पर जोर दिया और वो शब्द कमरे में गूंज गया। सिमरन की भौहें तन गई। उसने अपनी मुट्ठी इतनी कस ली कि सफेद पड़ गए, नाखून हथेली में धंस गए। एक तीखा दर्द जगा दिया। अनु की बात 100% सच थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में यही देखा था कि जो इंसान आज जमीन पर रेंग रहा होता है, मौत सामने देखकर वो सबसे खूंखार जानवर बन जाता है। कितने लोगों को मैंने बदल दिया है, पर इंसान को क्या से क्या बना देता है। सांसें अब भी तेज थी, लेकिन अब गुस्सा भी मिल गया था। खुद पर, युगांत पर, इस पूरी सड़ी हुई दुनिया पर। अच्छा हुआ वो मर गया। अनु की आवाज में अफसोस का एक कतरा भी नहीं था। किसी की मौत उसके लिए एक राहत थी, जैसे किसी को फेंक दिया हो। उसने ऐसे गहरी सांस ली जैसे कोई बड़ा बोझ सिर से उतर गया हो। एक लंबी स्पष्ट सांस जो उसे निकलकर कमरे की बासी हवा में घुल गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ठंडी, निर्मम और पूरी तरह से शांत। अपने कंधे पर से एक अदृश्य बोझ उतारते हुए कहा, कम से कम अब उसकी टेंशन तो नहीं रहेगी। हिसाब से देखो तो युगांत ने अच्छा ही किया। उसकी आवाज में वो ठंडापन था जो किसी बर्फीली सुबह की याद दिलाता था। सुन, निर्जीव, बेरहम। अनु के होठों पर एक ठंडी मुस्कान धीरे धीरे फैली, सी स्थिर तालाब की सतह पर लहर उठ रही हो। मुस्कान उसके चेहरे पर ऐसे जमी जैसे किसी मूर्तिकार ने संगमरमर पर तराशी हो। सूरत मगर भयावह। उसे देखकर सिमरन की रीढ़ में एक सिहरन पड़ गई और उसने तुरंत नजरें फेर ली। कमरे में सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी, हर सेकंड को गिनती हुई, हर पल को भारी बनाती हुई। सिमरन के दिमाग में विचारों का तूफान उठा। क्या पत्थर दिल किसी की मौत की वजह से कर रहे, जैसे कोई मजाक चल रहा हो। भाई, इसके इरादों से तो मेरी भी रूह कांप जाए। ये लड़की नहीं, कोई बेरहम इंसान है, बिना किसी एहसास के, बिना किसी पछतावे के। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और महसूस किया कि उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। एक गहरी सांस छोड़ी, लंबी कांपती हुई, और अपने चेहरे को एकदम सख्त बनाए रखा। उसने अपने जबड़े को कस लिया, अपनी भौहों को सीधा रखा और अपनी आंखों में वो पेशेवर ठंडक ला दी जो परसों की ट्रेनिंग का नतीजा थी। बाहर से वो एक चट्टान लग रही थी, मगर अंदर से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। खिड़की के बाहर से गाड़ियों के हॉर्न की दूर की आवाजें आ रही थी। शहर की जिंदगी रफ्तार में चल रही थी। ये खबर इस कमरे के अंदर चल रही साजिशों से। इतना आसान नहीं है ये सब। सिमरन की आवाज में परसों के तजुर्बे का भारीपन था, हर शब्द में एक वजन, एक चेतावनी। उसने अपनी उंगलियों को मेज पर धीरे से थपथपाया, एक लय में, जैसे कोई सोच रही हो। तेजपाल इतनी मनमानी यूं ही नहीं करता था। उसके पीछे कोई है, बहुत बड़ा आदमी, कोई ऐसा जिसकी पहुंच ऊपर तक है, जिसके इशारे पर सिस्टम भी झुक जाता है। सिमरन एक पल के लिए रुकी। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ एसी की हल्की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। उसने अनु की आंखों में सीधा देखा, अपनी नजरों को उसकी पुतलियों में गड़ाते हुए, जैसे उसकी आत्मा को परखने की कोशिश कर रही हो। असली चिंता तो वो है। उसने अपनी आवाज को और नीचे किया, लगभग गुस्साहट। वो साया जो अब भी मौजूद है, वो ताकत जो अब भी खेल रही है। अनु की उत्सुकता अब छुप गई। उसकी आंखें चमक उठी, उसकी सांसें तेज हो गई। वो झटके से आगे की तरफ झुकी और उसकी किनारे को कसकर पकड़ ली। कुर्सी की लकड़ी उसकी पकड़ में हल्की सी चरमराई। उसके चेहरे पर अब ठंडापन नहीं था, अब वहां एक शिकारी की भूख थी, जानकारी की प्यास थी, सच्चाई को पाने की बेचैनी थी। जीत राणा, मुंबई का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी। सिमरन के मुंह से ये नाम निकलते ही कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। क्या? राणा साहब? अनु के सूखे होठों से बस इतना ही निकला। पीछे की तरफ खिसकी और उसकी पीठ ठंडी दीवार से जा टकराई। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। तेजपाल का ईस्ट सिटी में दबदबा जरूर था, पर मुंबई का असली मालिक सुरजीत राणा ही था। बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, फौज, हर जगह उसका खौफ चलता था। जिसने भी कभी राणा साहब को टेढ़ी नजर से देखा, उसकी तो लाश तक नसीब नहीं। उन्होंने घबराहट में थूक निकला। उसके हाथ तरह कांप रहे थे।
उसने अपनी उंगलियों को आपस में कसकर फंसा लिया। मिसेस कश्यप, ये मत बोलिए कि इस मामले में सच में राणा साहब का हाथ है। उसकी आवाज बीच में ही टूट गई। तुरंत कुर्सी से उठी और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। कहना मुश्किल है, उसने बिना मुड़े जवाब दिया। तेजपाल राणा साहब के आदमियों में से एक था। अब जब वो अचानक मारा गया तो राणा साहब जरूर इसकी तह तक जाएंगे, और अगर युगांत का नाम सामने आया तो मुसीबत बड़ी होगी। अनु ने कुर्सी का हत्था इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी पूरी सफेद पड़ गई। अगर ऐसा भी हुआ तो गलती युगांत की, हमारा इससे क्या लेना देना? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। उसकी आवाज पूरी तरह कांप रही थी। सिमरन पलटी और उसने अनु की आंखों में सीधा देखा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि राणा साहब इसे कैसे देखते हैं। उसकी आवाज एक खौफनाक फुसफुसाहट में बदल गई। अगर उन्हें जरा भी शक हुआ कि इसमें हमारा हाथ है, तो हम दोनों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। क्या? अनु के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। वो झटके से खड़ी तो हुई, पर उसके पैर पूरी तरह लड़खड़ा रहे थे। वापस कुर्सी पर गिरने को हुई। तेजपाल के सामने तो फिर भी डटी रहती थी, पर इंद्रजीत राणा के नाम का खौफ ही उसे अंदर तक तोड़ने के लिए काफी था। अनु के दिमाग में खलबली मच गई। अगर राणा साहब को हमारे बारे में पता चल गया, मेरी तो लग जाएगी। हे भगवान, बस इस बार बचा ले। अनु ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला। मिसेस कश्यप, कृष मेहता से हेल्प मांगे तो उसे कहें कि सिंघानिया साहब को बीच में लाए। उसने जल्दी से सुझाव दिया और उसकी आवाज में हड़बड़ाहट साफ झलक रही थी। सिमरन ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। इसके पहले बहुत एहसान है मुझ पर, उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। क्या करें? अगर राणा साहब ने पीछा किया तो हम सब फंस जाएंगे। अनु की आवाज में खौफ और बेबसी साफ सुनाई दे रही थी। सिमरन ने टेबल पर हाथ रखा और अनु की आंखों में सीधा देखा। घबराओ मत। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी धड़कनों को शांत किया। मैं शेखावत परिवार के साथ पार्टनरशिप में हूँ। कल कंपनी लॉन्च होने के बाद जब तक उनका साथ है, राणा साहब हमारे साथ ज्यादा सख्ती नहीं कर सकते। अनु ने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी और अपने माथे का पसीना पूछा। हाँ, शेखावत परिवार तो है हमारे साथ। अनु के चेहरे पर छाई हवाइयां थोड़ी कम हुई। कल सेरेमनी अच्छे से हो जाए, फिर अनाउंसमेंट के बाद हम शेखावत परिवार के साए में होंगे। फिर कोई हमें छू भी नहीं पाएगा। और मौत सिर्फ एक नाम पर टिकी थी, और वो नाम था शेखावत परिवार। सोलंकी मैनर के भारी लोहे के गेट के बाहर टायरों की जोरदार आवाज और इंजनों की भारी गड़गड़ाहट टूटी। एक के बाद तीन फौजी गाड़ियां वहां आकर रुकी। सबसे आगे वाली गाड़ी पर एक झंडा हवा में फड़फड़ा रहा था, जिस पर साफ लिखा था वेस्टर्न वॉर जोन। हथियारबंद सिपाही फुर्ती से गाड़ियों से नीचे कूदे। उनकी भारी बूटों की धमक और राइफलों की खनक से पूरा मैनर दहल उठा। हवा में बारूद और खतरे की महक साफ महसूस हो रही थी। सर, हम पहुंच गए। कमांडर दौड़कर बीच वाली गाड़ी के पास पहुंचा। सड़क सैल्यूट मारा। गाड़ी का भारी दरवाजा खुला। एक भारी जमीन पर पड़ा। बाहर चार शख्स। उसके शरीर पर युद्ध कवच कसा हुआ था। कंधे चौड़े थे और उसकी तेज नजरें शिकार ढूंढ रही थी। ये वेस्टर्न वॉर जोन का लेफ्टिनेंट तेजवीर सोलंकी था। मैंने राज को दो आदमी सहारा देकर बाहर ला रहे थे। वो लंगड़ाते हुए दर्द से कराहता हुआ आगे बढ़ा। तेजवीर ताऊ जी, आप आ गए आखिर। युवराज की आवाज में दर्द और रुलाई भरी थी। तेजवीर की चाल में कोई रुकावट नहीं आई। उसने युवराज की तरफ एक ठंडी नजर डाली और बिना रुके आगे बढ़ता रहा। पहले मुझे मेरे भाई को दिखाओ। तेजवीर के मुंह से निकले ये लफ्ज किसी पत्थर की तरह भारी थे। आवाज में कोई दुख नहीं था, कोई हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ एक खौफनाक हुक्म था। युवराज के गले में शब्द अटक गए। उसने अपना थूक निकला और चुपचाप रास्ता दिखाने लगा। बैठक के बीचों बीच एक ठंडा ताबूत रखा था। उसमें तेजपाल लेटा था। जो आदमी कल तक पूरे शहर को अपनी उंगलियों पर नचाता था, वो आज एकदम खामोश, पीला और बेजान पड़ा था। उसकी पूरी जिंदगी दूसरों को डराने में गुजरी थी, पर मौत ने उसे डराने का कोई मौका ही नहीं दिया। तेजवीर ताबूत के पास पहुंचा। उसने अपने भाई के चेहरे को देखा। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से कस गईं कि आंखें सफेद पड़ गईं। उसके जबड़े भिज गए और माथे की नसें उभर आईं। एक पल के लिए कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। आखिर हुआ क्या? तेजवीर की आवाज बहुत धीमी थी, पर उसमें सुलगती हुई आग साफ महसूस हो रही थी। तुम्हारे पिताजी अचानक कैसे मर गए? तेजवीर का खून खौल रहा था। उसका बस एक ही भाई था, और उस भाई को किसी ने ऐसे मार डाला था। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये लेफ्टिनेंट की इज्जत पर सीधा वार था। युवराज ताबूत के पास घुटनों के बल गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मंदार था। उस नमक हराम ने पापा को मारा। मंदार? तेजवीर ने अपनी आंखें सिकुड़ी। वो एक नाजायज औलाद है, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ? युवराज ने अपने आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर अब बस नफरत थी। बेशक अकेला नहीं था वो, उसने दांत पीसते हुए कहा। बाहर से किसी ने उसका साथ दिया होगा, मौके का फायदा उठाने के लिए। तेजवीर ने युवराज को खूब पूछा, तुम्हारे पिताजी की हाल में किसी से दुश्मनी थी? वो युवराज की जबान लड़खड़ा गई। पसीने छूट गए। उसने मन ही मन सोचा, अगर ताऊ जी को पता चला कि ये पंगा मेरी बेटी से शुरू हुआ था, बेटा तो गया, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने जल्दी से बात घुमाते हुए कहा, पापा को लोगों से पंगा लेने की आदत थी। सब छोटे मोटे लोग थे। मतलब तुम्हें कुछ पता नहीं? तेजवीर की भौहें तन गईं। उसकी नजरें युवराज को चीर रही थी। सब कुछ इतना अचानक हुआ, मैं समझ ही नहीं पाया। युवराज ने नजरें चुरा ली और जमीन की तरफ देखने लगा। कमरे में एक भारी और दम घोटू सन्नाटा छा गया। तेजवीर ने युवराज को ऐसे देखा जैसे वो कोई कचरा हो। बेकार हो तुम, तेजवीर ने एकदम ठंडी और चुभती हुई आवाज में कहा। एक नाजायज से भी गए गुजरे। युवराज के गाल शर्म और बेइज्जती से लाल हो गए, पर वो कुछ कह नहीं सका। उसका सिर झुक गया। तेजवीर
तेजवीर ने झटके से पलटकर अपने आदमियों की तरफ देखा। किसी को भेजो, इस मामले की तहकीकात करो। उसकी आवाज में अब वो शांति थी जो एक भयानक तूफान से पहले आती है। चाहे कुछ भी करना पड़े, पूरा मुंबई उलट पुलट कर दो, एक एक घर छान मारो, लेकिन कातिल को ढूंढ कर लाओ। क्या तेजवीर सच में युगांत तक पहुंच पाएगा? और अगर पहुंचा तो क्या होगा उस टकराव का अंजाम? सिमरन की शेखावत परिवार वाली डील क्या सच में उसे बचा पाएगी, या ये सिर्फ एक खोखली उम्मीद है? जानने के लिए देखते रहिए पॉकेट एफएम। तेजपाल की लाश अभी मुर्दाघर की मेज पर ठंडी भी नहीं हुई थी कि पूरे शहर में एक ही खबर फैल गई। शेखावत परिवार की नई कंपनी की ग्रैंड ओपनिंग का जश्न शुरू हो चुका था। कल तक जो तेजपाल इस शहर के लिए खौफ का दूसरा नाम था, आज मौत ने उसे एक झटके में कचरा बना दिया था। उसे अपनी ताकत का बहुत गुरूर था, पर अब उसी शहर के 7 बड़े लोग एमराल्ड बिल्डिंग के बाहर महंगी गाड़ियों से उतरकर नई कंपनी का जश्न मना रहे थे। लेकिन इस पूरे इवेंट की सबसे अहम शख्सियत नताशा शेखावत उस भीड़ से बहुत दूर थी। शांत कॉफी शॉप में बैठी थी। उसने कॉफी का कप उठाया और आराम से एक घूंट लिया। बाहर की दुनिया चाहे जितनी तेजी से भागे, वो एकदम खामोश थी। उसके चेहरे का सुकून बता रहा था कि वो इस शतरंज की सबसे बड़ी खिलाड़ी है। उसे कोई जल्दी नहीं थी। दरवाजा खुलने की हल्की आवाज हुई। युगांत ने कॉफी शॉप के शीशे वाले दरवाजे से अंदर कदम रखा ही था, नताशा की नजर उस पर पड़ गई। चौधरी साहब, इधर आइए। नताशा अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर उसे अपनी तरफ बुलाने लगी। युगांत चलते हुए उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसने सीधे नताशा की आंखों में देखा। आज तो तुम्हारी नई कंपनी की ओपनिंग सेरेमनी है ना, फिर यहाँ मिलने को क्यों बुलाया? नताशा ने आज सफेद ब्लाउज और स्कर्ट पहनी थी। उसके काले बाल एक सलीकेदार बन में बंधे थे, जिससे वो और भी मैच्योर लग रही थी। उसकी सफेद ब्लाउज उसकी फिगर को इस तरह उभार रही थी कि किसी की नजरें पर बस उधर खिंच जाए। युगांत के दिमाग में आया, अजीब लड़की है यार ये, इतनी बड़ी पार्टी छोड़कर यहाँ आराम से बैठी है। पक्का कोई बड़ा खेल खेल रही है। नताशा ने अपनी आंखें मटकाई। अरे, वो तो बस एक ओपनिंग सेरेमनी है। उसके होठों पर एक आकर्षक मुस्कान फैल गई। आपके साथ मिलना उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। युगांत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अपनी नजरें सीधे नताशा पर टिका दी। मिसेस शेखावत, मजाक छोड़िए, काम की बात करते हैं। ठीक है, सीधे पॉइंट पर आती हूँ। नताशा के चेहरे से मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता आ गई। चौधरी साहब, तेजपाल की मौत में कहीं आपका हाथ तो नहीं? युगांत की भौहें हल्की सी ऊपर उठी। उसने अपनी उंगलियों को मेज पर रखा और हल्का सा दबाव बनाया। ऐसा क्यों पूछ रही हो? बस क्यूरियोसिटी है। नताशा उसे ऐसे घूर रही थी जैसे उसके दिमाग के अंदर झांकना चाहती हो। देखो, तेजपाल एक बदमाश और लापरवाह इंसान था, ये सच है। पर उसके पास आदमियों की कोई कमी नहीं थी। उसे मारना बाएं हाथ का खेल नहीं था। मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है कि चौधरी साहब, सिर्फ आप ही इसे कर सकते थे। युगांत के चेहरे पर एक शांत और ठंडी हंसी तैर गई। मिसेस शेखावत, आप मुझे जरूरत से ज्यादा क्रेडिट दे रही हो। युगांत ने ना तो इस बात से इनकार किया और ना ही इसे कबूल किया। वो बस खामोश बैठा रहा। नताशा समझ गई कि युगांत इतनी आसानी से जवाब नहीं देगा, इसलिए उसने बिना वक्त गवाए बात आगे बढ़ाई। उसने अपनी कॉफी का कप मेज पर रखा और टॉपिक बदल दिया। तेजपाल की मौत कोई बड़ी बात नहीं है। इससे मुंबई के हालात पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन असली प्रॉब्लम उसके पीछे वाली है। तुम इंद्रजीत राणा की बात कर रही हो? युगांत ने पूछा। तो एक है, लेकिन वो तेजपाल के लिए अपना नुकसान नहीं करेगा। उससे डील करना इतना मुश्किल नहीं है। मतलब, तेजपाल के और भी सरपरस्त थे? युगांत की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक खतरनाक धार आ गई थी। बिल्कुल। नताशा ने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लिया। उसका एक भाई है, तेजवीर। वो फौज में लेफ्टिनेंट है और काफी पावरफुल है। उसे हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। शेखावत परिवार खुद भी फौज से जुड़े लोगों से पंगा लेने से बचता था। यही वजह थी कि जब तेजपाल ने नताशा को किडनैप किया था, तब उसने तुरंत कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की थी। फौज का लेफ्टिनेंट? युगांत ने मन ही मन सोचा। चलो बेटा युगांत, अब खेल में थोड़े और बड़े खिलाड़ी आ गए हैं। मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पर सच कहूं तो मजा तो अब आएगा। वार्निंग के लिए शुक्रिया मिस शेखावत, मैं ध्यान रखूंगा। युगांत ने सिर हिलाया। उसने दिल ही दिल में नताशा का यह एहसान याद रख लिया। और एक बात, नताशा अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टिक गई। अंबर वाले केस में मुझे पता चल गया है कि मुझे किसने ड्रग दिया था। उस आदमी को लोग दस्तूर साहब के नाम से जानते हैं। दस्तूर साहब? युगांत ने अपनी आंखें सिकोड़ी। कौन है ये? ये आदमी भी तेजपाल की तरह इंद्रजीत का राइट हैंड मैन है। नताशा की आवाज में एक अजीब सी उलझन थी, लेकिन इसकी पहचान काफी मिस्टीरियस है। हमेशा पर्दे के पीछे रहता है और गंदे काम करवाता है। कोई चेहरा नहीं, बस एक नाम। युगांत ने अपनी उंगलियों से मेज पर हल्का सा वार किया। मेज पर उंगलियां टकराने की हल्की आवाज उस खामोशी में साफ सुनाई दी। तो अब तुम क्या करने वाली हो? नताशा ने एक पल रुककर कहा। मैं इंद्रजीत के पंख कतरना चाहती हूँ और उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। लेकिन उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली और उसकी आवाज थोड़ी नरम पड़ गई। मेरे आदमी इस तरह के लोगों को हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। युगांत कुछ पल के लिए एकदम खामोश रहा। उसने अपनी नजरें बाहर सड़क पर टिकाई। उसने अपनी मुट्ठी को हल्का सा कसा और फिर एक शांत लेकिन खौफनाक आवाज में बोला, उसे बाहर निकालो, मौका दो, मैं डील कर लूंगा। नताशा की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसने राहत भरी सांस ली। थैंक यू चौधरी साहब। वो मुस्कुराई और आगे बोली, मैंने इंद्रजीत को आज कश्यप शेखावत कंपनी की ओपनिंग सेरेमनी में इनवाइट किया है। तुम साहब भी वहां होंगे। आप अपना प्लान वहीं एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, युगांत ने हामी भरी। चौधरी साहब, टाइम हो गया, चले?
दोनों ने ज्यादा देर नहीं लगाई, कॉफी खत्म करके बाहर खड़ी गाड़ी में बैठे और एमरल्ड बिल्डिंग की तरफ निकल पड़े। इस वक्त एमरल्ड बिल्डिंग के सामने काफी भीड़ जमा थी। अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। चारों तरफ कैमरों के फ्लैश चमक रहे थे। गाड़ी का दरवाजा खुला और युगांत बाहर निकला। तभी उसकी नजर भीड़ के बीच से गुजरती हुई सिमरन पर पड़ी, जो अपने परिवार के साथ बड़ी शान से वेन्यू में एंटर कर रही थी। नई कंपनी में सिमरन का भी हिस्सा था, तो कश्यप परिवार का यहाँ होना कोई हैरानी की बात नहीं थी। युगांत अभी सिमरन को देख ही रहा था कि अचानक उसके ठीक पीछे किसी के कदमों की आहट हुई। कोई उसके बहुत करीब आकर खड़ा हो गया था। युगांत, तुम हर जगह टकरा क्यों जाते हो मुझसे? ये आवाज बहुत जानी पहचानी थी। युगांत के शरीर में एक हल्की सी हलचल हुई। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। सामने कृष मेहता खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी घूरती हुई नजर थी, जो युगांत के चेहरे पर खड़ी थी। वहां खड़ी भीड़ की आवाजें जैसे अचानक धुंधली हो गई और युगांत की मुट्ठियां और कस गई। मुझे याद नहीं कि सिमरन ने तुम्हें इनवाइट किया था। क्या तुम इतने बेशरम हो? कृष ने युगांत पर ताना मारा। उसकी आवाज की पुरानी कड़वाहट किसी जहर से कम नहीं थी। मैंने युगांत को बुलाया है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नताशा एक कदम आगे बढ़ी। उसकी चाल में ऐसा रौब था कि जैसे वो जमीन, वो पूरी जगह सिर्फ उसी की जागीर हो। उसकी उस तेज के आगे कृष की पूर्ति बंद हो गई। बिना कुछ कहे दो कदम पीछे खिसक गया। मर्द जिसे औरत की आड़ चाहिए, कितने नकारे इंसान हो तुम। कृष ने नफरत से अपनी आंखें सिकोड़ ली और घिन से मुस्कुराते हुए अपनी नताशा पर गड़ा दी। और तुम इस कचरे के साथ रहकर एक दिन पछताओगी। तुम्हें इससे क्या लेना देना? दूर रहो मुझसे। आशा ने युगांत का हाथ कसकर पकड़ा और बिना पीछे मुड़े सीधा हॉल के अंदर चली गई। औरत, इतना घमंड, तुझे अपने बिस्तर पर कर रहूंगा। कृष वहीं खड़ा रह गया। उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उसके अंदर नफरत उबल रही थी। ये युगांत, उसने खुद से कहा, इस निकम्मे में ऐसा क्या है जो हर औरत इसके पीछे भागती है? भाई क्या जादू करता है ये? कृष, भी मजे लेने आए हो? एक भारी आवाज ने कृष का ध्यान तोड़ा। पास ही एक चमचमाती मेबैक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और शानदार कपड़ों में सजा एक शख्स बाहर निकला। उसका रुतबा किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था। अरे, ये तो जीत सिंघानिया है। तुम भी यहाँ? कृष का गुस्सा हवा में कहीं गायब हो गया और उसके चेहरे पर तुरंत एक चापलूसी भरी मुस्कान आ गई। आखिर सामने खड़ा शख्स कोई आम इंसान नहीं था। हर्षवर्धन सिंघानिया का बेटा जीत सिंघानिया था। शेखावत परिवार एक नई कंपनी लॉन्च कर रहा है, तो आना तो जरूरी था। जीत के चेहरे पर हल्की मुस्कान। जीत, शेखावत परिवार की किस्मत तो अच्छी है ही कि आप ओपनिंग सेरेमनी में आए। कृष ने अपनी चापलूसी शुरू कर दी। बकवास मत करो। जीत ने हाथ हिलाकर उसे टोका। मेरे पापा भी लौह बाला के सामने सिर झुकाते हैं। क्या गजब का बिजनेस माइंड है उनका। मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं। जीत की आवाज में उस औरत के लिए जो इज्जत थी वो एकदम साफ झलक रही थी। आप बहुत मॉडेस्ट हो। क्रिश चापलूसी से मुस्कुराया और फिर उसने बड़ी चालाकी से बात घुमाई। लौह बाला की बात करें तो मैंने आज तक उन्हें देखा नहीं है। सोच रहा था कि क्या वो सच में उतनी खूबसूरत है जितना लोग कहते हैं। ये सुनते ही जीत की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मुंबई की 4 सुंदरियों में नताशा पहले नंबर पर है। उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। जीत ने गहरी सांस ली और एक ठंडी आह भरते हुए बोला, अफसोस की ऐसी नायाब औरत आज तक किसी मर्द के हाथ नहीं लगी। तुम्हारे हाथ भी नहीं? उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। बकवास। जीत ने उसे घूरते हुए आंखें घुमाई। मैं तो उनकी चप्पल उठाने को भी तैयार हूँ। जो औरत उसके पिता के बराबर की हैसियत रखती थी, उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की जीत की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। अगर तुम तक नहीं पहुंच सकते तो बाकियों की क्या ही उम्मीद होगी? कृष्ण ने मायूसी से अपना सिर हिलाया। सच बताऊं, जीत ने अपने कदम कृष्ण के करीब किए, आवाज एकदम धीमी कर ली। लौह बाला जैसी औरत को किसी मर्द के बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें कोई पसंद आ जाए तो रास्ते का कंगाल भी रातों रात राजकुमार बन सकता है। इतना लकी इंसान कहाँ मिलेगा भाई? कृष्ण ने फिर से अपना सिर हिलाया। ये कहना मुश्किल है। जीत धीरे से हंसा। वो थोड़ा और आगे झुका, जैसे कोई बहुत राज खोल रहा हो। सच बताऊं तो मैंने एक अफवाह सुनी है। लॉ बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है और वो उसे मुंबई में टॉप पर पहुंचाने का प्लान बना रही है। क्या? कृष्ण इतना ज्यादा चौंका कि एक्साइटमेंट के मारे उसका पूरा बदन कांपने लगा। ये सच है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? जल्दी ही तुम खुद देख लोगे। जीत ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए। कौन है वो किस्मत वाला जिस पर उनकी नजर पड़ी? कृष्ण ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसकी निगाहों में जलन साफ दिख रही थी। आखिर लौह कोई आम औरत नहीं थी। वो एक बिजनेस प्रोडिजी थी और मुंबई के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों में से एक थी। बेहिसाब पैसा, पावर और बेमिसाल खूबसूरती। ऐसी औरत तो हजारों में एक होती थी। मुझे नहीं पता कौन है वो। जीत ने सीधे उसकी आंखों में देखा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर तुम उससे अच्छे रिलेशन बना लो तो तुम्हारा फ्यूचर सेट है, समझो। कृष की आंखों में लालच की एक नई चमक आ गई। अगर ऐसा है तो मैं सच में उससे मिलना चाहता हूँ। उसने बेकरारी से पूछा। जीत, तुम्हारी तो काफी पहुंच है। क्या तुम मेरा इंट्रोडक्शन करा सकते हो? इंट्रोडक्शन? जीत के चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। मेरा खुद का अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है और तुम चाहते हो मैं तुम्हें मिलवाऊं? पार्टी में आने से पहले उसके पिता ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि उस नए लड़के से दोस्ती करनी ही करनी है। बस एक बार उससे दोस्ती हो जाए तो समझो जिंदगी भर की चिंता खत्म हो जाएगी। जितना बता सकता था बता दिया। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। जीत को कृष से और बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं बची थी। उसने हाथ हिलाया और सीधा पार्टी हॉल के अंदर चला गया। कृष एक शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसका दिल उस अनजान किस्मत वाले शख्स से मिलने के लिए बेताब था और पागलों की तरह धड़क रहा था। उसके अंदर से आवाज आई,
नंदा परिवार तो वैसे भी बैंक्रप्सी के कगार पर है, अब क्या करूं? अगर मेरी उस आदमी से जान पहचान हो गई तो शेखावत परिवार की मदद से मेरी सारी मुसीबतें एक झटके में खत्म हो जाएंगी। फिर मुझे पैसे लेकर भागना नहीं पड़ेगा। बस एक बार वो आदमी मिल जाए यार, मेरी तो किस्मत चमक जाएगी। क्या युगांत दस्तूर साहब को पता पाएगा? और कृष मेहता का इस सेरेमनी में होना क्या ये इत्तेफाक है या कुछ और? क्या कृष को पता चल पाएगा कि लौह बाला का वो किस्मत वाला कौन है? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सिमरन, क्या जगह है ये! वाह! शोभा की आंखें लालच से फटी रह गई। वो पागलों की तरह चारों तरफ देखने लगी। हॉल की ऊंची छतों से लटकते महंगे झूमर और रोशनी ने उसे पूरी तरह से चकाचौंध कर दिया था। वो अपना हाथ हवा में ऐसे घुमा रही थी जैसे ये सब कुछ उसी का हो। आगे चलकर तू ही इसकी मालकिन होगी, है ना? शोभा ने अपनी बेटी सिमरन की तरफ देखा। उसकी आंखें लालच से चौड़ी हो गई और उसने खुशी के मारे अपना ही हाथ जोर से भींच लिया। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। सिमरन ने धीरे से समझाया, माँ, मैं बस शेखावत परिवार के साथ पार्टनर हूँ। हमने साथ में कंपनी बनाई है, पर मैं तो सेकेंडरी स्टेक होल्डर ही हूँ। वो भी बहुत है। शोभा ने हवा में लापरवाही से हाथ हिलाया। एक बार शेखावत परिवार के साथ जुड़ गए तो फिर फ्यूचर की टेंशन ही क्या, बस मजे ही मजे। दीदी! जय भीड़ चीरता हुआ बिल्कुल उसके बगल में आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी चापलूसी भरी मुस्कान चिपकी हुई थी। करियर तो तुम्हारा अभी बूम कर रहा है, बहुत पैसे कमा रही होगी, है ना? कब ला रही हो मेरे लिए एक अच्छी सी कार? सिमरन ने गहरी सांस ली और अपने जबड़े कसकर भींच लिए। लो, आ गया मुफ्तखोर, उसने चिढ़कर खुद से कहा। सगा भाई है तो क्या, कोई एटीएम मशीन थोड़ी हूं मैं, जब देखो पैसे मांगता रहता है। सिमरन ने एकदम सख्त लहजे में पूछा। मैं तुझे हर महीने काफी पॉकेट मनी देती हूँ, काफी नहीं है क्या? पहले तो काफी था, जय ने झल्लाते हुए कहा। उसकी वो चापलूसी भरी मुस्कान एक सेकंड में गायब हो गई। पर मैंने अपनी सारी सेविंग्स नंदा फार्मा में इन्वेस्ट कर दी, अब तो मैं एकदम कंगाल हूँ। तू बैठकर डिविडेंड्स का इंतजार कर। सिमरन ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और जाने के लिए मुड़ने लगी, पर तभी सिमरन के कदम वहीं ठिठक गए। बिना पलक झपकाए बस एक टक सामने देखती रह गई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। सामने इतनी भारी भीड़ थी पर उसे सिर्फ एक ही शख्स नजर आ रहा था, युगांत। और उसके ठीक बगल में खड़ी थी नताशा। जय ने उसकी नजर का पीछा करते हुए माथा सिकोड़ लिया। ने युगांत को यहाँ इनवाइट किया? मूड खराब कर दिया यार। मैंने नहीं किया। सिमरन का जवाब एकदम सपाट था। उसकी आंखों में युगांत को देखकर एक कड़वाहट उभर आई। ना इनविटेशन के चला आया, कितना बेशर्म है। जय ने नफरत से मुंह पिचकाया, पर अगले ही पल उसकी नजर युगांत के साथ खड़ी नताशा पर टिक गई और वो झटके से सीधा हुआ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अरे, उसके साथ वो कौन है? क्या ब्यूटी है यार! शोभा ने तुरंत टोका। उसकी आवाज में नफरत का जहर पूरी तरह घुस चुका था। कैसी ब्यूटी? वो तो एक चालू औरत है। यही थी जो जाधव ग्रुप में बवाल मचा रही थी। मैंने तो इसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा ही लिया था। जय का लहजा एक पल में ठंडा पड़ गया। उसने जमीन पर थूकने जैसा मुंह बनाया। ये वो थी? छी! युगांत इतना बेगैरत है, इतने इंपॉर्टेंट मौके पर इस औरत को लेकर आ गया। आंखों में खटक रहा है ये। शोभा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उसकी सांसें तेज चलने लगी। देख सिमरन, आखिर उसने अपना असली रंग दिखा ही दिया। तूने उसके साथ इतना अच्छा किया और वो इतना नमक हराम निकला। ऊपर से आज के मौके को खराब कर में आ गया। आज तो मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगी। शोभा की आवाज तेज होती जा रही थी। वो युगांत की तरफ बढ़ने के लिए आगे झपटी। सिमरन ने झट से आगे बढ़कर अपनी माँ की कलाई कसकर पकड़ ली। माँ, आज ओपनिंग सेरेमनी है, कोई तमाशा मत करो प्लीज। सिमरन के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं। उसने बेचैनी से अपना पसीना पोंछा और माँ को कसकर पकड़े रखा। अगर माँ ने यहाँ तमाशा शुरू कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसने घबरा कर खुद से कहा, मेरी सारी मेहनत और इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शोभा ने चिढ़कर गहरी सांस ली और खुद को झटके से पीछे खींच लिया। नाराजगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पर आखिर वो अपनी बेटी को इतने बड़े लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं कर सकती थी। उसने अपने कपड़े ठीक किए और होठों को कसकर भींच लिया। तभी कृष भीड़ से बाहर निकलता हुआ उनकी तरफ आता नजर आया। वो अपने साथ एक शख्स को लेकर आ रहा था। कृष मुस्कुराया। सिमरन, तुम यहाँ हो? आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। उसने अपना हाथ उस शख्स की तरफ ऐसे बढ़ाया जैसे कोई बेशकीमती चीज पेश कर रहा हो। ये सिंघानिया साहब के बेटे हैं, जीत। ये नाम सुनते ही जय का रवैया एक झटके में बदल गया। उसके चेहरे पर तुरंत वही चापलूसी वाली मुस्कान लौट आई। अरे, तो आप जीत सिंघानिया हैं? वो फौरन आगे बढ़ा। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सिंघानिया परिवार मुंबई के सबसे बड़े लोगों में से एक था। उनका रुतबा कश्यप परिवार से कहीं ज्यादा था। शोभा के चेहरे पर भी एक चौड़ी मुस्कान खिलाई। मुझे नहीं पता था आप आएंगे मिस्टर सिंघानिया। कश्यप परिवार के लिए ये सम्मान की बात है। शोभा का दिल जोरों से धड़कने लगा। सिंघानिया का बेटा। उसके मन में एक लालची ख्याल कौंधा। मतलब पैसों का पूरा समंदर। इसे तो किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना है। सिमरन ने गर्मजोशी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा जीत। जीत ने उसकी तरफ देखा। कुछ पलों के लिए दोनों के बीच एक भारी सन्नाटा छा गया। उसकी नजरें सिमरन के चेहरे पर कुछ ज्यादा ही देर तक टिकी रहीं। जीत ने सिमरन का हाथ थामा पर उसे तुरंत नहीं छोड़ा। उसके होठों पर बहुत ही हल्की नपी तुली मुस्कान आई। आप मिसेस कश्यप होंगी। जीत की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। लगता है अफवाहें सच है, आप वाकई बेहद खूबसूरत है। दरअसल जीत ने सिमरन से कभी मुलाकात नहीं की थी, पर उसका नाम सुन रखा था। वो मुंबई की जानी मानी खूबसूरतियों में से एक थी और एक राइजिंग स्टार भी। सिमरन को देखते ही जीत की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। सिमरन कश्यप जैसी औरत से कभी पंगा मत लेना। कृष के कानों में अपने पिता की ये चेतावनी किसी खतरे की घंटी की तरह गूंज रही थी। सामने सिमरन खड़ी थी। उसके होठों पर एक मीठी मुस्कान थी,
लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। ये वो चमक थी जो किसी की तारीफ सुनकर नहीं, बल्कि अपनी ताकत के गुरूर से पैदा होती है। सिमरन ने बड़ी शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत तारीफ करते हैं। उसकी आवाज में एक हल्की शर्मिंदगी थी, लेकिन साथ ही एक खुशी भी जो वो छुपा नहीं पा रही थी। कमरे में एयर कंडीशनर की हल्की गुनगुनाहट गूंज रही थी और बाहर से शहर की दूर की आवाजें धीमे धीमे अंदर तक आ रही थी। कृष्ण ने अचानक बात का रुख बदलते हुए कहा, सिमरन, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। उसने अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, मुझे जीत से पता चला है कि आज की ग्रैंड ओपनिंग में खुद लौहबाला भी आने वाली है। अच्छा, सच में? ये तो बहुत अच्छा होगा। सिमरन के होठों की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। उसकी आंखें हैरानी और खुशी से एक पल के लिए चौड़ी हो गई। उसने अपने हाथों को मेज पर रखा और उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई। आज फाइनली मुझे मेरी आइडल से मिलने का मौका मिलेगा। उसने मन ही मन सोचा और उसकी धड़कनें तेज हो गई। नताशा शेखावत, सच में? आज? उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। आज तक सिमरन की मुलाकात बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स और मीटिंग्स के लिए सिर्फ शेखावत परिवार के जनरल मैनेजर से ही हुई थी। लेकिन नताशा का नाम उसने हर बिजनेस मैगजीन और कॉन्फ्रेंस में सुना था। जब से अमरेंद्र रिटायर हुए थे, नताशा ने अकेले दम पर शेखावत एम्पायर को आसमान तक पहुंचा दिया था। एक तरह से दोनों में बहुत कुछ एक जैसा था। दोनों ने अपने दम पर मर्दों की इस दुनिया में अपनी धाक जमाई थी। दोनों ने उन लोगों को गलत साबित किया था जो कहते थे कि औरतें बड़े बिजनेस नहीं संभाल सकती। सिमरन ने एक गहरी सांस ली और उसकी उंगलियां बेताबी से मेज पर थिरकने लगी। उनकी हल्की थपथपाहट की आवाज कमरे में गूंजने लगी। वो सच में देखना चाहती थी कि बिजनेस की दुनिया की ये महारानी असल में कैसी है। क्या वो सच में वैसी ही है जैसा लोग कहते हैं? क्या वो सच में उतनी ही शार्प और रूथलेस है जितना न्यूज़पेपर्स में लिखा जाता है? या फिर उसमें भी कोई नरम पहलू है? काश मैं उनसे बात कर पाऊं, कुछ सीख पाऊं उनसे। दीदी! जय की जोरदार आवाज ने उसकी सोच को चकनाचूर कर दिया। सिमरन चौंक कर अपने भाई की तरफ मुड़ी। उसका ध्यान एकदम से टूट गया और वो वापस वर्तमान में लौट आई। मैंने सुना है कि नताशा शेखावत मुंबई की 4 सुंदरियों में से एक है। बहुत खूबसूरत होंगी। जय ने उम्मीद भरी नजरों से सिमरन की तरफ देखा। उसकी आवाज में मासूम उत्सुकता थी, जैसे कोई बच्चा किसी सेलिब्रिटी के बारे में पूछ रहा हो। जब तुम्हारी उनसे जान पहचान हो जाए तो मेरी सेटिंग करवा दोगी ना? हाँ, जय अब छोटा नहीं रहा। शोभा ऐसे खुशी से उछल पड़ी जैसे उन्हें अभी अभी करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। अब उसकी शादी की बात करनी चाहिए। अगर मिसेस शेखावत से उसकी पहचान हो जाए और वो घर जमाई बन जाए वो भी चलेगा। सिमरन ने झुंझलाहट में कसकर अपना माथा पकड़ लिया। यार, ये झंझट किसने बुलाई? उसके अंदर से आवाज आई, इतने बड़े इवेंट में ये दोनों मेरी नाक कटवा कर ही मानेंगे। काश मैं इन्हें घर ही छोड़ाती। माँ, ये क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो? सिमरन ने झल्लाते हुए अपने दांत पीसे। मिसेस शेखावत जय को क्यों देखेंगी? क्यों? जय में क्या कमी है? शोभा ने अपने बेटे की तरफ गर्व से सीना चौड़ा करके देखा। जवान है, मजबूत है, हैंडसम है। मिस शेखावत के लिए काफी से ज्यादा है। बिल्कुल सही। जय ने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और अपने बाइसेप्स दिखाते हुए बोला, देखो मेरी मसल्स, लड़कियां इन पर मर मिटती हैं। सिमरन ने उनकी बातों पर बस अपना मुंह फेर लिया। उसे अब पछतावा होने लगा था कि उसने इन लोगों को यहाँ क्यों बुलाया। सिमरन ने एक ठंडी आह भरी और बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ये खून का रिश्ता अब किसी भारी पत्थर की तरह लग रहा था जो उसे नीचे खींच रहा हो। मिसेस शेखावत ऑलरेडी किसी के साथ है, कृष्ण ने बीच में टोकते हुए कहा। उसके होठों पर एक हल्की सी पर चुभने वाली मुस्कुराहट थी। तो ये ख्वाब देखना बंद करो। ये सुनते ही जय के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसने झटके से अपने हाथ नीचे कर लिए और शर्मिंदगी से उसकी नजरें जमीन में कर दी। मतलब मेरा कोई चांस नहीं? जय ने बुझे हुए स्वर में पूछा। फिर वो थोड़ा चिढ़ गया। कौन है वो लकी बंदा जिसने मिस शेखावत का दिल जीत लिया? पता नहीं। कृष्ण ने लापरवाही से कंधे उचकाए। जल्दी ही पता चल जाएगा। हम्म। जय ने मुंह बनाते हुए जमीन पर जोर से पैर पटका। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है या नहीं। तभी स्टेज पर चल रही परफॉर्मेंस अचानक रुक गई। होस्ट हाथ में माइक्रोफोन लिए आगे आया। पूरे हॉल में पसरा शोर धीरे धीरे एक भारी सन्नाटे में बदलने लगा। सभी का स्वागत है। होस्ट की भारी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। ग्रैंड ओपनिंग ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। प्लीज एक गर्मजोशी से तालियों के साथ स्वागत करें मिसेस शेखावत का। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। हर कोई अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो आ गई, मिसेस शेखावत आ गई। क्रिश की आंखें स्टेज पर ही टिक कर रह गई। सिमरन की सांसें तेज हो गई। क्या वो फाइनली सामने आ रही हैं? सिमरन बेसब्री से बुदबुदाई। सबकी टकटकी बंधी हुई थी। तभी एक जवान और बेहद खूबसूरत लड़की धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए स्टेज पर आई। 3 स्पॉटलाइट्स की तेज रोशनियां एक साथ उस लड़की पर पड़ी। वो रोशनियां महज रोशनी नहीं थी, उस रुतबे, उस ताकत और उस खौफ की गवाही थी जो नताशा शेखावत के नाम में था। लेकिन जैसे ही लोगों की नजर उस चेहरे पर पड़ी, तालियों की आवाज एकदम से रुक गई। सब के सब जैसे पत्थर की मूरत बन गए। कि आगे फटी की फटी रही और पूरे हॉल में एक ऐसा भारी सन्नाटा छा गया जैसे सांस लेना भी गुनाह हो। कोई अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। ये ये वो है? किसी के मुंह से एक कांपती हुई आवाज निकली। सन्नाटे में वो आवाज किसी धमाके की तरह लगी। क्या शोभा अपना गुस्सा रोक पाएगी? या फिर युगांत के सामने कोई एक तमाशा खड़ा हो जाएगा? और जीत सिहानिया का सिमरन से मिलना, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और बड़ा होने वाला है? आखिर मिसेस शेखावत में ऐसा क्या था कि पूरा हॉल सन्न रह गया? और वो मिस्टीरियस शख्स कौन है जिसने नताशा का दिल जीता है? जानने के लिए की हालत चीख अटक कर रह गई। वो वहीं पत्थर की मूरत बन गई। उसके पांव जमीन से चिपक गए और सांसें भारी हो गई। वो कैसे हो सकती है? शेखावत पल बैठी थी, आज वही खड़ी थी। पूरे हॉल
जैसे एक डरावना सन्नाटा छा गया था। ये तो वही कमी है ना, ये उस स्टेज पर शुभ से कोई आवाज बाहर नहीं आ पाई। उसने कांपते हाथों से माथे पर सिया जिस औरत को उसने कल सड़क का कचरा समझकर था, असल में शेखावत खानदान की वारिस थी। शुभा को लगा जैसे किसी ने जिंदा सबूत निकाल दिया हो। वो मिसेस शेखावत है। उसकी जबान की तरह लड़खड़ा कृष के पाँव उसका चेहरा तुम्हारे एकदम सफेद पड़ गया। ये वो कैसे हो सकती है? वाली औरत की बिजनेस प्रोडिजी इसके सामने बाकी सब कुछ फीका पड़ जाता है। कृष के माथे अपनी जैकेट का कॉलर खींचा। मैंने उसे इतना रोक दिया। अब तो मेरा हे भगवान बस इस बार बचा लो मुझे। मेरा दिखा और उसकी नजरें एकदम पैर रुक गई। कृष, क्या तुम मिसेस शेखावत से पहले मिल चुके हो? कृष का गला सूख चुका था। नजरें सब बरकरार मिला था। तो बहस भी मिसेस शेखावत ने ऑफेंड किया। जी, आने भरे उसे थम्स अप गजब की हिम्मत हमारी। नताशा इस तरह नहीं थी तो इस मुकाम तक कुचल कर पहुंची थी। कृष के हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे झटके से हाथ पैर बदल डालने लगा। जी, मैंने मिसेस शेखावत को नाराज कर दिया। इस यार कुछ से जीत ने किसी हमदर्द के झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। किसी डूबते जहाज की सवारी करने वाला था। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता यार, बस भगवान ने देखा ना कहकर वो भीड़ में गायब हो गया। ना पागल था कि किसी ऐसे आदमी के लिए उस शेखावत को अपना दुश्मन बना ले जो उसके किसी काम का नहीं था। जीत को बता देते जो वही कर खड़ा रहे। आसपास गूंजते शोर के बीच उसे सिर्फ अपनी धड़कनें और भारी सांसें सुनाई दे रही थी। मेरी तो लगती थी बस काम में उसके चेहरे हवाई ना उड़े। अगर आशा माफ करने वाली निकली तो मान बच जाएगी, लेकिन अगर उसने बदला लेने की ठानी तो एक ही इशारे में उसकी जिंदगी आश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। उसी भीड़ के से खाना से स्टेज को चीर रही थी। चीर रही थी अपनी बिजली और अपनी जलती हुई नजरों आशा की तह दिखा दिया। मस्तूम साहब, आपने तो कहा था नताशा जहर से तड़पती हुई गिर गिराने, फिर वो इतनी ठीक ठाक कैसे लग रही है? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, भयानक जहर भरा था। उसने हैरानी से अपनी आंखें सिकोड़ी। अजीब बात है, उनका इस जहर से बचना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उसे उसका जान दे दी। आज जहर, इंद्रजीत ने कड़वाहट से कहा और गुस्से में अपना मुंह छुपा लिया। से ही उसे शक होने लगा था। नताशा अब सही सलामत कर शक सच साबित हो गया। उसका बनाया हुआ पूरा प्लान बिक चुका था। आखिर चुप ना साहब, कभी कभी हिसाब गड़बड़ा जाता है। मेरा जहर कोई मामूली डॉक्टर क्यों नहीं कर सकता जब तक कि वो स्पेशल इंसान ना हो। जीव ने झट इंसान उसने अपनी नजरें नताशा के बगल में डाली। राणा साहब, आपने उसके बगल में खड़े उस नौजवान को किस किया? इंद्रजीत ने भी उस लड़के में कुछ खास बात है। फिर उसने सही कहा। जी हाँ, इंसान की आंख एकदम स्टेडी है, सांस कंट्रोल है। नताशा ने बोला क्या? इंद्रजीत की आवाज में एक डरावनी खामोशी थी। उसने उसे वहां सिर्फ अमीर औरत के पीछे मामूली लड़का ही नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान। उसने अगर कहा, अरे राणा साहब, मामूली मक्खी है, इसकी कोई औकात नहीं। उसकी वो शैतानी हंसी उस कमरे के सन्नाटे में गूंजती रही। जल्दी उसका काम तमाम कर हादसा नहीं चाहिए। जी, सांस छोड़ी। उसकी आवाज में राहत जरूर थी। उसकी आंखों में डर और बेचैनी अभी भी साफ कर रही थी, जैसे कोई शिकारी आखिरी दांव खेल रहा हो। चिंता मत कीजिए राणा साहब, उस बहुत आराम से मुस्कुराया। ये कोई आम मुस्कान नहीं थी, एक इंसान की मुस्कान थी जो अपने शिकार को कटने के इंतजार में था। सब संभाल लेंगे। फिर उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला, स्क्रीन पर मौत का पैगाम टाइप किया और सेंड बटन दबा दिया। एक खौफनाक साजिश को हरी झंडी मिल चुकी थी। शुभ शिकार आप सभी का स्वागत है। नताशा की आवाज पूरे हॉल साफ तेज और इतनी कॉन्फिडेंट और मौजूद इंसान की सांसें थम गई। उसने माइक्रोफोन पकड़ा, उसे कसकर पकड़ा। उसकी ठंडी नजरें पूरे हॉल में नाप रही थी। स्टेज पर ऐसा खड़ी थी जैसे वो पूरी दुनिया पर राज करती हो। सबको पता है कि शेखावत परिवार ने नया पार्टनर बनाया है। आज से शेखावत परिवार के बिजनेस का एक हिस्सा इस पार्टनर को सौंपा जाएगा। उसने जानबूझकर एक मिनट का भारी सन्नाटा रखा। उसने चारों तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की सी ऐसे हुई मुस्कान आ गई। मुझे यकीन है आप सब जानना चाहते हैं कि पार्टनर कौन है। सब रखिए, मैं जल्द ही राज खोलूंगी। पूरे हॉल में मुस्कुराहट का एक सैलाब बना था। उसे कम देखने आशा ने बीच में काट अपनी दमदार आवाज में कहा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मिसेस कश्यप को स्टेज पर बुलाइए। आशा ने खुद अपने हाथों से ताली बजानी शुरू की। अगले पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हमारी बारी है। शोभा ने झटके से अपने बगल में बैठे सिमरन को गोली मारी। सिमरन झटके से सीधी
उसकी नजरें स्टेज पर खड़ी नताशा के चेहरे पर। उसके दिमाग में आया, ये है नताशा शेखावत। हे भगवान, मैं कितनी बेवकूफ कैसे उड़ा। अभी ये शौक दिखाने के लिए चेहरे पर स्माइल ला और चुपचाप आगे बढ़। उसने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी मुट्ठी खोली और सांपों के झुंड में से अपने चेहरे पर एक शांत नकाब चढ़ा लिया। वो अपनी कुर्सी से उठी, स्टेज की तरफ कौन स्टेज के बीच खड़ी। वाह, कौन, आज तो किस्मत खुल गई। पीछे से एक आदमी धीरे से फुसफुसाया, खूबसूरत अंदाज में आंखों में अजीब सी चमक झलक रही थी। यार, ऐसी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आशा अकेली सबकी नजरों का केंद्र बनी थी, लेकिन सिमरन की वहां पहुंचते ही ज्यादा गर्म हो गया। एक साथ तेज पर दिखना का मौका उसका हाथ था। नताशा ने मुस्कुरा अपना हाथ आगे बढ़ाया। सिमरन ने सलीके से उसका हाथ थामा। सिमरन की पलकें से झपकी। हाथ हैरानी को काबू करने की कोशिश करते। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप शेखावत ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं। हाथ मिलाते सिमरन का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मन ही मन सोचा, इसका सर शेखावत चैरिटी कॉल सेंटर इतनी कैसे हो गई, ये मामूली सा इशारा भी नहीं समझ पाई। जो हुआ सो हुआ। आशा को अपनी ताकत दिखाने का मौका आया है। खानदान से कोई रिश्ता हो सकता है, कोई बात नहीं। उसका हाथ वापस आ गई। उसका हाथ दोस्त ये चुनौती भी तो है ना? हाँ है। झपका शांति से सिर हिलाया। ये तुम जीत सकती हो। आशा ने हल्का सा मुंह उठाते हुए आंखों में देखा। सिमरन की आंखों में तेज चमक आ गई। उसने किस दी थी, पीछे हटने वाला, बल्कि मुकाबला थी। मुझे पूरा भरोसा है। ना पड़ो। वो हमेशा से नताशा को सबसे टक्कर मारती थी। अब जब दोनों का आमना सामना हो ही गया था, तो ये आर पार की लड़ाई का मौका था। नताशा की आवाज में एक अजीब सा ठंडापन था, जैसे किसी बर्फीली हवा का झोंका। चिंता मत करो, मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगी, उसने कहा। लेकिन तभी उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव आ गया। एक ऐसा विराम जो शब्दों में जैसे कोई अनकही बात अटक गई हो। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उसका लहजा अचानक बहुत गहरा हो गया। घड़ी से आ रही आवाज। और वैसे भी उसे मेरी हेल्प की जरूरत नहीं। सच कहूं तो हम उसे ज्यादा की। नताशा ने ये शब्द इस तरह कहे जैसे किसी पुरानी याद को छू रही, किसी याद जो कड़वी भी थी, या कहीं तारीफ से भी भरी हो। सिमरन ने एक हल्की सी तिरछी मुस्कान, उसकी आंखों में शक की एक बारीक रेखा उभर आई। खिड़की के बाहर से शाम की हवा का एक हल्का झोंका आया। अंधा होता था, सब जानते हैं, उसने कहा। एक आशा मुस्कुराई। उसने अपनी बात साबित करने के लिए कुछ और कहा। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन सिमरन को सब समझ आ जाएगा। हर बात, हर इशारा, हर वो राज जो अभी उसकी समझ से परे था। उसने अपनी उंगलियों से मेज की पैटर्न बनाया, जैसे अपने विचारों को व्यवस्थित कर रही हो। वक्त को बता दे। नताशा की आवाज में अब अजीब सा सुकून था, जैसे उसने किसी फैसले को स्वीकार कर लिया हो। सिमरन इस बात का कोई जवाब नहीं, खामोशी से उसे देखती रही। उसके मन में सवालों का एक तूफान उठ रहा था। उसकी जबान पर शब्द नहीं आया। सन्नाटा इतना गहरा हो गया था कि दोनों की सांसों की आवाज भी सुनाई दी। नताशा ने सिमरन पर एक गहरी नजर डाली, एक ऐसी नजर जो पर्दों को चीर कर देखती हो। कुर्सी से हल्की सी आवाज आई। आवाज एक मुस्कुराहट से ज्यादा कुछ नहीं थी। शायद सिमरन उसे सुनाई न दिया, शायद उसने सुना लेकिन मानने से इनकार कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिमरन के माथे पर लोटे पड़ गई। उसने अपनी सांस आशा की आंखों में राज को देखने की कोशिश कर रही थी, झांकने की कोशिश कर रही थी। यहाँ शायद कोई जवाब छुपा हो, लेकिन वहां सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भयानक तूफान के आने से पहले छा जाता है। वह थम जाती है, सांस सन्नाटा था और उसके पीछे बहुत एक आने वाले तूफान की गड़गड़ाहट। अब जब इंद्रजीत का प्लान फेल हो चुका है, क्या किया? या फिर उसके आदमी अपना काम कर पाएंगे? आशा की इस चेतावनी का क्या मतलब था? और सिमरन को सच्चाई कब समझ आएगी? जानने की मैं मसीहा मेरी कंपनी क्यों गहरी सांस ली। ठीक है, मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं रखूंगी, तो चलिए स्वागत कीजिए चौधरी साहब का। उसने हाथ हवा में उठाया। इस स्पॉटलाइट सीधा निकाल के चेहरे पर आ और दूसरे झटके में सन्नाटा छा गया। और हाँ सिमरन, जब मैंने सिरे से खारिज कर दिया था,
छोड़ा उसी ने तुम्हारी फाइल को झटका दिया था। युगांत की तारीफ करता था। युगांत, ये कैसे हो सकता है? जय का जबड़ा खुला का खुला रह गया। हो सकता है शेखावत से बात करती थी। युगांत है, मेरा धक्का जानकर अपनी कुर्सी पर गिर गया। रात में से भीगी नसी, सफेद शक्ल, हर चीज में युगांत उसके पैरों की धूल में था। नताशा ने हीरा छोड़कर ये सस्ता पत्थर किया। उसका चेहरा नफरत से लाल हो गया। रोशनी जैसे से झटके से पीछे हटी। सांसें तेज, कितना सैकड़ों आंखें झुक रही थी। झुठलाकर नजरें गिरी। ये औरत सोच क्या रही है? इसने बताया मुझे स्टेज पर आना है। भाई क्या दामाद का तमाशा बना रही है। सेकंड खड़ा रहा, फिर लंबी सांस छोड़कर स्टेज की तरफ उसके कदम आगे बढ़ गए। शुरू, ये कौन है भाई? इसे तो पहले कभी नहीं देखा। मैंने उससे देखा। उसे समझ आती है। हाँ यार, शक्ल से ही किसी को अलग लग रहा है। उसे नीची नजरों से घूर रहे थे। नताशा के चेहरे पर विजेता वाली मुस्कान थी। मैं चौधरी साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से जानेंगे। उसने अपना हाथ युगांत के गले पर रख दिया। आप इशारा किया था। इस नजरें सीधा अपना पैर पीछे था। कभी शौक से उठा लो। की नजरें थी युगांत का की भौहें हुई थी और चेहरे पर धीमी मुस्कान थी। उसने अनचाहे अपनी गर्दन से घूरी। कब दूसरे से पार्टनर्स थी। सेकंड्स तक हाथ उठाया। सब्सक्रिप्शन के साथ काम करने इंतजार रहेगा। मुझे सिमरन ने बिना छुए सर मुस्कान से जवाब दिया। सॉरी, कंपनी आप संभाल लें। मुझे और युगांत को जरूरी काम है। इसकी तरफ झटके से वापस खींचा। युगांत की कलाई पर उसने सीधे नीचे उतारना। उसने तमाशे में युगांत की मिस्टर शेखावत जैसे ही वो गणेश तेजी से उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। शायद उसकी तरफ आंख उठाकर देखा। तुम जो मेरे नजरों से उसकी आवाज में बहुत जैसी ठंडक के जो हवा आधी अपनी जगह साफ उसकी कांच का तार सीधा शेखावत पर से जुड़ा है। उसके गाल गुस्से से लाल या कांपने गिरे हुए लोग। उसने दांत पीसते हुए कहा, जब तुम इतने बेरहम हो तो मैं भी तुम्हें चैन से सांस नहीं ले। उसने युगांत की तलाशा की। बुखार नजर से घूरा, पैर पटकता हुआ बाहर से युगांत। सिमरन तेजी से स्टेज से उठी और दौड़कर पीछे मुड़ी। झांकी तेजी से खड़ी हुई। जाइए चौधरी साहब, मैं आपका लाउंज में निकला। नताशा के होठों पर मुस्कान हाथ छोड़ से बात करना चाहती थी। युगांत धीरे से उठा और सीधे सिमरन की आंखों में झांका। मैं ये जानना चाहती थी कि शेखावत परिवार ने मुझे पार्टनर चुना, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं। सिमरन ने बिना बल का सीधा वार किया। जब से उसे नताशा का सच पता चला, धीरे से खा रहा था और अब नताशा को युगांत के करीब देख शक पुख्ता हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाह रही हो। युगांत का चेहरा पूरी तरह स्थिर था। अनजान बनने का नाटक इतना पक्का था कि शायद उसे खुद भी चूक और उसे नहीं था। हर रिश्ता अब जलकर राख हो चुका था। युगांत अब उस राख में से कोई नया धागा नहीं बुनना चाहता था। सच में तुम नहीं थे। सिमरन की आवाज में अब भी एक कांटा चुभ रहा था। एक चुप कर नहीं पाती थी। मिसेस कश्यप, मुझे लगता है कोई गलतफहमी। युगांत की आवाज एकदम रुखी थी। जैसा निकम्मा इंसान भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? शायद मैं गलत थी। उसके दिमाग में आया, अच्छा है इसे यही। अगर इसे जरा सी भी भड़क लगी मैंने मदद की है तो ये फिर से उम्मीद पाल लेगी। मुझे इस झमेले में दोबारा नहीं पड़ना। सिमरन की आंखों की चमक एक ही बार उसने कांपते हुए छुपाने के लिए को संभाला। क्यों करूं? गहरी सांस ली। आखिर अब साथ तो है नहीं। रुकी, खींचा और वैसे भी हमारे बस का है भी। जैसा दुकान का स्वर सपाट रहा। ऐसा है आकर कश्यप सामने कुछ भी नहीं। जोर में है। सबसे झटके से नजर जब शिकावत की बात ठीक है चलता हूँ। युगांत ने न सफाई दी न बहस की। उसे नताशा की तरफ बढ़ गया। नताशा जानबूझकर धीरे चल रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जैसे वो बस उसी का इंतजार कर रही थी। नताशा की आवाज में हल्की झिझक। चौधरी साहब, लगता है मिसेस कश्यप के रूप में हमारे लिए कुछ बाकी है। युगांत हल्के से हंसा। वो हंसी बस वो कड़वाहट बनकर रही। ना काफी हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं। कश्यप मुस्कुराई। औरत का दिल बढ़ सकता। शायद कुछ बातें उसे खुद भी समझ नहीं आई। फिर उसने अचानक बात बढ़ ली। अच्छा, बताया था कि कुछ दुर्लभ चाहिए चाहिए। जड़ी बूटियों का जिक्र सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। क्यों? मैं किसी को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। नताशा ने कहा, खानदान से उसकी
बाद बहुत सारी कीमती शायद शायद चाहिए। युगांत की उत्सुकता अब छूट जा नताशा ने उसे ज्यादा डिटेल्स नहीं दी। मेरे साथ चलो खुद उसने युगांत का हाथ पकड़ा उसे और लाउंज की तरफ लिया। लाउंज का भारी दरवाजा खुला। नताशा ने ज्यादा कमरे में बैठे थे। सामने भारी भरकम आदमी था। युगांत से फर्क पड़ा। महंगा सूट पहने से कसी मसल्स साफ झलक रही। उसके चेहरे पर ऐसी खामोशी थी जो नजरों से लुभाती थी। युगांत के अंदर आते ही अमृत गर्मजोशी से हाथ बढ़ाया। चौधरी साहब बैठो बैठो। युगांत ने अदब से पूछा रावत साहब अब कैसी तबीयत है? बेहतर है अब सब तुम्हारी वजह से वरना जान चली जाती। युगांत ने झेप सिर झुकाया। अरे ऐसा कुछ नहीं था। नताशा ने उस दूसरे आदमी की तरफ इशारा किया। चौधरी साहब मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं। मल्लिका से आए हैं। मेडिसिन से पूछ सकते हैं। युगांत को बिल्कुल से नीचे घूमा जैसे कोई सौदागर सस्ता माल बन रहा हो। उसकी आवाज में नफरत साफ झलकी। मुझे नहीं पता था कि मुझसे नौजवान लड़की ना पड़ेगा कि इसमें कोई दम भी है या नहीं। फिर चिढ़ मच गई। उसने मन ही मन सोचा मैं यहाँ किसी महान वैद्य से मिलने आया और ये मुझे इस तरह की झोंकन से कर रहे हैं। बस सारा वक्त बर्बाद कर दिया।
युगांत की आवाज में कोई गुस्सा या धमकी नहीं थी, बस एक बर्फ जैसी ठंडी चेतावनी थी। वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा हो। मेरी सलाह मानो तो ये करने की कोशिश मत करना, वरना पछताओगे। कृष्ण ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। युगांत की शक्ल देखते ही उसकी मुट्ठियां अपने आप कस जाती थी। उसने मन ही मन सोचा, ये खुद को समझता क्या है? मैं यहाँ पूरी फौज लेकर खड़ा हूँ और ये मुझे ज्ञान बांट रहा है। आज तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कृष की हंसी में जहर घुला था। मुझे पता है तुम थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स जानते हो, लेकिन मेरे आदमियों को हराना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। उसने उंगली से अपने गुंडों की तरफ इशारा किया। ये सब मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं। और चलो, मान भी लिया कि तुम लड़ सकते हो। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भींच ली। तो क्या, मेरे आदमियों के हथियारों के सामने तुम्हारी क्या औकात? हाथापाई और हथियारों की लड़ाई में जमीन आसमान का फर्क होता है। कृष को पूरा भरोसा था कि युगांत चाकुओं और स्टील की रॉड्स के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। अबे, हमें नहीं पता तुम दोनों की क्या दुश्मनी है, लेकिन इस पर पहले हमारी नजर थी। तुम लोग साइड में हट जाओ। ललित और नितिन एक साथ बोले थे। उनकी आवाज ऐसे गूंजी जैसे दोनों का दिमाग एक ही हो। पहले उन्हें लगा था कि शायद कृष और उसके आदमी युगांत की मदद के लिए आए हैं, लेकिन अब साफ हो गया था कि ये तो दुश्मन निकले। और दुश्मन का दुश्मन उनके लिए सिर्फ एक कंपटीशन था। ये दो बेवकूफ कहां से टपक पड़े? कृष का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। किनारे हट जाओ, वरना तुम्हें भी ठीक कर देंगे। हमें ठीक करोगे? ललित और नितिन ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगले ही पल दोनों जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी में खौफनाक पागलपन था। बहुत दिन हो गए किसी इतने निडर इंसान से मिले। नितिन ने अपनी गर्दन दाएं बाएं घुमाई। हड्डियों के चटकने की डरावनी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। आओ, देखिए तुम और तुम्हारे आदमी क्या कर सकते हो। दोनों ने कृष के गुंडों को हाथ से इशारा किया, उंगलियां हिलाई और उन्हें मौत के खेल के लिए उकसाया। साले, मरने के शौकीन हो? कृष ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। सबको काट डालो। चाकू हवा में चमके और स्टील के डंडे हवा छीनते हुए ऊपर उठे। गुंडे भेड़ियों की तरह आगे बढ़े। चलो, थोड़ा वार्म अप हो जाए। ललित और नितिन मुस्कुराए और शिकारियों की तरह उस भीड़ में घुस गए। अगले कुछ पलों में जो हुआ उसने कृष की रूह कपा दी। डर के मारे उसके पैर जमीन से चिपक गए और उसकी सांसें गले में अटक गई। जुड़वा भाइयों के हाथ खाली थे। उनके पास न कोई चाकू था और न कोई डंडा, लेकिन उन खाली हाथों में जो मौत की ताकत थी, वो किसी भी हथियार से ज्यादा भयानक थी। बिजली की रफ्तार से वार हो रहे थे। हवा में मुक्कों की सनसनाहट गूंज रही थी और हर घूंसे में जानलेवा वजन था। एक मुक्का पड़ता और एक आदमी जमीन पर आ गिरता। जो बदकिस्मत थे वो दोबारा उठ ही नहीं पाए। कृष की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन दोनों के हाथ जैसे लोहे के ढले थे। उनका एक मुक्का कंक्रीट की दीवार में सुराख कर सकता था। एक लात से स्टील की रॉड मुड़कर आधी हो रही थी और धातु के मुड़ने की भयानक आवाजें आ रही थी। ये इंसान नहीं थे, ये राक्षस थे। बस कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। ललित और नितिन ने कृष के सारे गुंडों को धूल चटा दी। एक भी आदमी अपने पैरों पर खड़ा नहीं बचा और कमरे में सिर्फ कराहने और दर्द से तड़पने की आवाजें आ रही थी। ये ये कैसे हो सकता है? कृष के होंठ कांप रहे थे। उसने अपने हाथ पीछे किए और दीवार से सट गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दो साधारण से दिखने वाले आदमी इतने खतरनाक होंगे। क्या कूड़ा था। नितिन ने निराशा से सिर हिलाया और अपने हाथों से धूल झाड़ी। अभी तो वार्म अप भी पूरा नहीं हुआ। दोनों ने कृष की तरफ देखा। कृष डर के मारे पीछे की तरफ लड़खड़ाया और उसकी सांसें अटक गईं। कायर, ललित ने जमीन पर थूकते हुए कहा। फिर दोनों युगांत की तरफ मुड़े। अब तुम्हारी बारी है। नितिन की आंखों में एक नई चमक थी, बिल्कुल किसी भूखे शिकारी की चमक। उम्मीद है तुम हमें थोड़ा सरप्राइज करोगे, वरना ये बहुत बोरिंग हो जाएगा। आ जाओ। युगांत ने हाथ से इशारा किया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न डर, न गुस्सा और न किसी तरह की बेचैनी। बस एक ऐसा ठंडापन था जैसे वो किसी कीड़े को देख रहा हो। ललित भाई, पहले मुझे लेने दो। नितिन हंसा और युगांत की तरफ लपका। कृष, जो अभी तक सहमा खड़ा था, ये नजारा देखते ही अंदर से पागल हो उठा। उसके अपने आदमी तो मारे गए थे, पर अगर युगांत की भी यहाँ बुरी तरह धुनाई होती है तो उसे असली सुकून मिलेगा। जो भयानक ताकत उसने अभी इन दोनों की देखी थी, उसके बाद तो वो युगांत की मौत देखने के लिए बेताब था। युगांत चौधरी, कृष की आवाज में जहर था। लड़ने में बहुत माहिर समझते हो ना खुद को। देखता हूँ इन दो राक्षसों से कैसे बचते हो। उसी पल नितिन ने हमला किया। उसका शरीर थोड़ा झुका और घुटने मुड़े। फिर एक भयंकर ताकत के साथ वो आगे उछला, बिल्कुल अपने शिकार पर झपटते चीते की तरह। जमीन से उसके पैर उठे और वो युगांत की तरफ ऐसे लपका जैसे तोप से कोई गोला दागा गया हो। इस टक्कर से एक भारी भैंसा भी जमीन पर गिर जाता। फिर इंसान की क्या औकात थी। कृष का दिल खुशी से उछल रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी और गले में एक अजीब सी खुजली महसूस हो रही थी। उसने होठों पर जीभ फेरी। सूखे होठ, जैसे किसी शिकारी के,
जो अपने शिकार को देखकर बेचैन हो उठे हों। उसके कानों में अपने ही दिल की धड़कनें गूंज रही थी, धक 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 धक। एक खतरनाक लय में उसके अंदर से एक आवाज आई, काली और जहरीली, जो उसकी रगों में दौड़ती हुई उसके दिमाग तक पहुंची। आज तो युगांत की हड्डियां टूटते हुए देखने में मजा आ जाएगा। वो आवाज चीखी, उस कमीने को सबक सिखा दे, मार इसे अभी इसी वक्त। कृष की मुट्ठियां भिंच गई, उसकी आंखों में एक खूनी चमक थी। नितिन आगे बढ़ा, अपने जूतों की आवाज ठक ठक फर्श पर गूंजती हुई। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे तूफान से पहले की वो घुटन भरी सन्नाटा। और तभी युगांत हिला, बिजली की रफ्तार से, इतनी तेज कि किसी की आंख उसे पकड़ नहीं पाई। हवा में एक सनसनाहट गूंजी, जैसे किसी तलवार ने हवा को चीर दिया हो। उसका हाथ आगे बढ़ा, उसकी उंगलियां पंजे की तरफ फैली हुई और उसने नितिन की गर्दन को हवा में ही दबोचा। नितिन की सांस अटक गई, एक घुटी हुई आवाज उसके गले से निकली। फिर युगांत ने उसे ले जाकर सीधा दीवार में दे मारा। धड़ाम, एक भयानक आवाज गूंजी। दीवार की प्लास्टर में दरारें फैल गई, चट चट चट, जैसे शीशा टूट रहा हो। नितिन का सिर दीवार से टकराया और उसकी आंखें पल भर के लिए पलटी। धूल के बादल उड़े और कमरे में एक तीखी गंध फैल गई, पसीने, खून और डर की। कृष की सांस रुक गई, उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो पल भर में गायब हो गई। दीवार से टकराने का धमाका इतना जोरदार था कि कमरे में मौजूद लोगों के कान सुन्न हो गए। पत्थरों के टूटने की भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। नितिन का शरीर दीवार को फाड़ता हुआ अंदर धंस गया। ईंटें टूटी, धूल का गुबार उड़ा और नितिन वहीं लटका रह गया। वो युगांत की लोहे जैसी पकड़ में एक टूटे हुए खिलौने की तरह झूल रहा था। जिस इंसान ने अभी दर्जनों लोगों को धूल चटा दी थी, वो अब एक बेबस पुतला बन चुका था। नितिन के मुंह से दर्द भरी कराह निकली, उसका सिर बुरी तरह घूम रहा था। उसकी सारी ताकत जैसे किसी ने एक ही पल में खींचकर निकाल ली हो। उसके शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी थी और अब उसमें उंगली हिलाने तक की ताकत नहीं बची थी। बस एक वार, और एक ही वार में नितिन का सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया था। युगांत ने उसे ठंडी नजरों से घूरा। उसने एक हाथ से नितिन को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वो कोई रद्दी कागज का टुकड़ा हो। रुको! ललित की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। उसका गला फट रहा था और वो पूरी तरह हिल गया था। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। अपने सगे भाई को ऐसे बेमौत मरते देखना उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो हवा में उछला और उसने युगांत की पीठ पर अपनी पूरी ताकत से मुक्का दे मारा। मांस और हड्डी के टकराने की एक भारी आवाज गूंजी, लेकिन युगांत किसी विशाल पहाड़ की तरह अपनी जगह पर डटा रहा। वो एक इंच भी नहीं हिला। उल्टा ललित ही हवा में उड़ गया, जैसे किसी ने उसे भारी चीज से धक्का दे दिया हो। एक अजीब सी ऊर्जा का झटका उसके हाथ से होते हुए उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। वो हवा में पीछे की तरफ उछला, कंक्रीट की दीवार से जोर से टकरा और मुंह से खून की उल्टी करते हुए जमीन पर आ गिरा। खून के छींटे फर्श पर बिखर गए। ललित ने हांफते हुए अपने हाथ की तरफ देखा। उसका दिल डर से कांप उठा। जिस हाथ से उसने मुक्का मारा था वो पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। उसकी उंगलियां अजीब और डरावने तरीके से मुड़ी हुई थी। दर्द इतना भयानक था कि उसकी चीख निकल जानी चाहिए थी, लेकिन आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई। और सबसे खतरनाक बात, उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा उमड़ रही थी, जो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। जैसे कोई जंगल की आग हो जिसे किसी भी तरह बुझाया ना जा सके। उसके दिमाग में खौफ चीख उठा, ये क्या है? ये इंसान नहीं है। मैंने किस चीज से पंगा ले लिया? मेरी तो पूरी हड्डी ही पिघल गई। ललित इस भयानक दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने एक बार फिर जमीन पर खून की उल्टी कर दी। कृष का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। उसने अपने कांपते हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसे लगा जैसे उसने सचमुच का कोई भूत देख लिया हो, जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जो जुड़वा भाई अभी 2 मिनट पहले अजय लग रहे थे, जो सचमुच के राक्षस लग रहे थे, वो पलक झपकते ही युगांत के हाथों धूल चाट गए। उन्होंने युगांत पर कोई ढंग का वार तक नहीं किया था। एक ने टक्कर मारी तो वो दीवार में धंस गया और दूसरे ने मुक्का मारा तो वो खुद ही टूटकर बिखर गया। उसके दिमाग में आया, ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। कृष का चेहरा राख जैसा पीला पड़ गया था। उसकी पीठ से ठंडा पसीना बह रहा था। उसके पैर इस कदर कांप रहे थे कि वो लड़खड़ा कर दीवार से टिक गया। उसे इन जुड़वा भाइयों की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। ललित और नितिन ने पहले अकेले 20-20 आदमियों को पटक दिया था, बहुत ही आसानी से, जैसे वो इंसान नहीं मक्खियां मार रहे हो। ऐसे निडर लड़ाके उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। उसे लगा था कि युगांत को मारना इनके लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए था। फिर ये शुरुआत में ही इतनी बुरी तरह कैसे हार गए? कृष्ण ने धीरे से अपनी नजरें उठाई और युगांत की तरफ देखा। वो अपनी जगह पर बिल्कुल शांत और ठंडा खड़ा था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। अगर ये दोनों जुड़वा भाई राक्षस थे,
तो युगांत क्या था? राक्षसों का भी राक्षस। युगांत की वो बर्फ जैसी ठंडी नजरें अब धीरे से घूमी और सीधे कृष पर जाकर टिक गई। कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया और कृष की सांस हलक में सूख गई। क्या कृष अब युगांत से टकराने की हिम्मत करेगा? और युगांत के अंदर ये ताकत आई कहां से? क्या इसका राज कभी खुलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। ललित जमीन पर पीछे की तरफ खिसक रहा था। उसके हाथों की हथेलियां ठंडी खुरदरी मिट्टी पर रगड़ खाती थी और हर खिसटन के साथ उसकी पीठ में चुभन भरा दर्द दौड़ जाता था। दर्द और खौफ से उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। एक ऐसी कंपी जो उसकी हड्डियों में उतर चुकी थी। उसने अपने होठों पर जीभ फेरी और वो सूख चुके थे और फड़फड़ा रहे थे, जैसे रेगिस्तान की तपती रेत पर पड़ी कोई मरती हुई चिड़िया की चोंच। हवा में धूल के बारीक कण तैर रहे थे और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। ललित की सांसों की आवाज तेज और बेकाबू हो चुकी थी। हर सांस एक सीटी की तरह उसके गले से निकल रही थी। आखिर तुम हो कौन? उसके गले से एक फटी हुई आवाज निकली जो हवा में बिखर कर गुम हो गई। उसके चेहरे पर रहने वाला वो बेफिक्र भाव अब हवा हो चुका था। उसकी जगह नंगा खौफ था और एक ऐसी हैरानी जो उसकी समझ से बिल्कुल परे थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और सांसें गले में ही अटक कर रह गईं। पसीने की बूंदें उसके माथे से लुढ़क कर आंखों में जा रही थी, जलन पैदा कर रही थी, पर वो पलके झपकाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और हर दांव आजमा लिया था। वो सारे पैंतरे, वो सारी चालें जो उसने बरसों की साधना में सीखी थी, लेकिन सामने खड़े उस शख्स को एक खरोंच तक नहीं आई थी। इसके उलट ललित खुद जमीन पर अपने ही खून के तालाब में लथपथ पड़ा था। गर्म चिपचिपा खून उसकी कुर्ती में भीग रहा था और हर धड़कन के साथ उसकी बाईं पसली के पास से और ज्यादा रिस रहा था। उसने अपनी मुट्ठी भींचने की कोशिश की, पर उंगलियों ने जवाब दे दिया। वो बेजान सुन्न हो चुकी थी। ये इंसान है भी या कोई शैतान? उसके दिमाग में दहशत चीख उठी। उसके कानों में अपने ही दिल की धड़कन गूंज रही थी। धक 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 धक, जैसे कोई ढोल किसी अंधेरी गुफा में बज रहा हो। उस्ताद फिरोज ने तो साफ बताया था कि ये बस एक मामूली मार्शल आर्टिस्ट है, फिर इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई? हे भगवान, आज तो मेरी मौत पक्की है। उसकी नजर अपने दाहिने हाथ पर गई, जो अजीब से कोण पर मुड़ा हुआ था। उंगलियां काली पड़ने लगी थी। हवा में खून की धातु जैसी गंध तैर रही थी, जो उसके नथुनों में भर रही थी और उबकाई ला रही थी। दीवार से चिपका हुआ नितिन पूरी जान लगाकर चीखा। उसके गले की नसें तन गईं और चेहरा लाल हो गया। ललित, भाग, जल्दी निकल यहाँ से। जब से उसका सामना युगांत से हुआ था, उसके पसीने छूट रहे थे। उसे समझ आ गया था कि ये आदमी उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा खतरनाक है। युगांत ने एक ही बार में उसे उठाकर जमीन पर ऐसे पटका था कि वो पूरी तरह बेदम हो गया था। आह! ललित के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। उसने लड़खड़ाते कदमों से अपने भाई की तरफ एक आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो जानता था कि अब वो नितिन को किसी भी कीमत पर नहीं बचा सकता। उसके खुद के शरीर में खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची थी। वो घिसटता हुआ मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। अभी जो मुक्का उसने खाया था, उसने सिर्फ उसकी पसलियां ही नहीं तोड़ी थी, बल्कि उसके सालों के गुरूर को चकनाचूर कर दिया था। जान बचाने की इसी तड़प ने ललित को घिसटते और हांफते हुए पार्किंग लॉट से बाहर की तरफ दौड़ा दिया। भागते हुए उसका सिर चकरा रहा था और दिमाग में बस एक ही बात हथौड़े की तरफ बज रही थी। मुझे किसी भी कीमत पर उस्ताद तक पहुंचना होगा। ये आदमी बहुत खतरनाक है। उस्ताद को बताना होगा कि सब कुछ छोड़कर तुरंत मुंबई से निकल जाए। युगांत ने ललित का पीछा करने की कोई कोशिश नहीं की। उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और अपनी जगह पर एकदम शांत खड़ा रहा। उसे अच्छी तरह पता था कि ललित के अंदरूनी अंगों को ऐसा जानलेवा नुकसान पहुंच चुका है कि वो कुछ ही देर में अपने आप दम तोड़ देगा। आखिर तुम हो कौन? मुंबई में क्या कर रहे हो? नितिन का पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था। अगर उसे पहले से पता होता कि नताशा के साथ इतना ताकतवर इंसान साय की तरह मौजूद है, तो वो कभी उसके आसपास भटकने की हिम्मत भी नहीं करता। वो सब मायने नहीं रखता। युगांत की आवाज बर्फ की तरह ठंडी और एकदम शांत थी। उसकी आवाज में न कोई गुस्सा था और ना ही कोई जल्दबाजी। वो बस एक खौफनाक चेतावनी दे रहा था, जो सीधे नितिन की रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गई। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। फिरोज के बारे में सब कुछ बता दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। नितिन ने दांत पीसते हुए उसे घूरा। उसकी आंखों में खौफ जरूर था, पर साथ ही वफादारी की एक जिद्दी चमक भी थी। चाहते हो कि मैं अपने उस्ताद को धोखा दूं? सपने में भी मत सोचना। उसने हाफते हुए अपनी बची हुई ताकत को इकट्ठा किया, अपना हाथ उठाया और अपने गले में पड़े तावीज को जोर से दबा दिया। वो तावीज सिर्फ उसकी पहचान नहीं था, वो उसकी वफादारी की आखिरी निशानी थी। उसके दबाते ही एक भयानक आवाज गूंजी और नितिन के मुंह से गाढ़ा खून बाहर निकल आया।
जो तावीज उसे हमेशा दुश्मनों से बचाता था, आज वही उसकी मौत का कारण बन गया। अगले ही पल उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर ढेर हो गया। युगांत ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने जमीन पर पड़ी नितिन की लाश को देखा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नितिन इतना पक्का निकलेगा कि कुछ भी उगलने से पहले खुद अपनी ही जान दे देगा। वहीं कुछ दूरी पर कृष एक अंधेरे कोने में दुबका हुआ था। ये खौफनाक नजारा देखकर उसके माथे से पसीना टपकने लगा और उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी चीख बाहर ना आ जाए, और बिना एक लफ्ज बोले वहां से उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। ये मैंने क्या कर दिया यार। भागते हुए उसका दिमाग दहशत से चीख उठा। बिना सोचे समझे इतने खतरनाक आदमी से पंगा ले लिया। अब तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। उसी वक्त एमरल्ड बिल्डिंग का लाउंज बिल्कुल शांत था। इंद्रजीत और नताशा की बातचीत अभी भी चल रही थी। इंद्रजीत अपनी जगह से खड़ा हुआ। मिसेस शेखावत, घर पर कुछ काम है, अब इजाजत दीजिए। अलविदा राणा साहब। नताशा ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। वो बस अपनी जगह पर खामोशी से बैठी रही और उन्हें दरवाजे से बाहर जाते हुए गहरी शांत नजरों से देखती रही। गाड़ी में बैठते ही इंद्रजीत ने अपनी नजरें घुमाकर बगल में बैठे शख्स को देखा। दस्तूर साहब, आपके शागिर्दों की कोई खबर? फिरोज ने बहुत ही इत्मीनान से मुस्कुराते हुए अपनी मूंछों पर हाथ फेरा। शायद थोड़ा मजा लेना चाहते होंगे। फिक्र मत कीजिए राणा साहब, काम निपटाकर लौट आएंगे। फिरोज को अपने जुड़वा शागिर्दों पर अटूट भरोसा था। उनकी जुगलबंदी पूरे मुंबई में बेजोड़ थी और यही उसका सबसे बड़ा गुरूर था, जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया था। इंद्रजीत ने सहमति में अपना सिर हिलाया और हाथ उठाकर ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा कर दिया। अच्छा है। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी राणा विला के बड़े से दरवाजे के सामने आकर रुक गई। लेकिन वो अंदर जाकर ठीक से बैठ भी नहीं पाए थे कि दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। एक बॉडीगार्ड पूरी तरह हाफता हुआ और पसीने से लथपथ कमरे में घुसा। राणा साहब, दस्तूर साहब, ललित बुरी तरह जख्मी है, लगता नहीं कि बचेगा। क्या? ये सुनते ही इंद्रजीत और फिरोज के चेहरे का रंग कागज की तरह सफेद पड़ गया। कमरे में एक पल के लिए भारी सन्नाटा छा गया। फिर फिरोज बुरी तरह बौखला उठा। उसने झटके से आगे बढ़कर उस बॉडीगार्ड का कॉलर अपने कांपते हाथों में दबोच लिया। क्या बक रहा है? ललित की ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, उसे कौन छू सकता है? बॉडीगार्ड डर के मारे कांपने लगा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। सच बोल रहा हूँ, ललित अभी दरवाजे पर है। अभी चलिए, वरना देर हो जाएगी। फिरोज ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने झटके से उस आदमी को पीछे धकेला और पागलों की तरह हवेली के दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुंचा और उसकी नजर जमीन पर मौत की सांसें गिनते ललित पर पड़ी, तो उसके कदम वही जमीन में गड़ गए। उसकी सांसें अटक गईं और आंखें अविश्वास से फटी की फटी रह गईं। ललित, तुझे क्या हुआ? नितिन कहाँ है? फिरोज घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। ललित की आवाज पूरी तरह टूट रही थी। उसके मुंह से खून रिस रहा था और उसके लिए एक एक लफ्ज निकालना भी मौत से लड़ने के बराबर था। नितिन मर गया, हमसे गलती हो गई, आप निकल जाइए यहाँ से। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। अचानक ललित के मुंह से गाढ़े खून का एक फव्वारा छूटा और वो खून सीधा फिरोज के चेहरे पर जा गिरा। अगले ही पल ललित का सिर एक झटके से पीछे लुढ़क गया। जिस शागिर्द को उसने अपने हाथों से पाला था, आज उसी ने अपने उस्ताद की गोद में हमेशा के लिए दम तोड़ दिया था। फिरोज बिना पलक झपकाए उस बेजान चेहरे को देखता रहा। ललित! फिरोज की दर्द भरी चीख पूरी हवेली के सन्नाटे को चीरते हुए गूंज उठी। उस चीख में एक ऐसा गहरा और कच्चा दर्द था जिसने वहां खड़े हर इंसान का दिल दहला दिया। उसने अपनी जिंदगी भर की विद्या उन्हें सौंपने का सपना देखा था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके वो सपने इतनी बेरहमी से छिन जाएंगे। फिरोज ने ललित के बेजान शरीर को जोर से अपने सीने से लगा लिया और बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? किसने किया ये? बॉडीगार्ड ने कांपते हुए अपना सिर नीचे झुका लिया। पता नहीं, जब हमें मिला ललित इसी हालत में था। पीछे से भारी कदमों के चलने की आवाज आई। इंद्रजीत भी चलकर उनके पास आए और खामोशी से खड़े हो गए। दस्तूर साहब, ललित इतना काबिल था, उसकी ये हालत कैसे हो गई? फिरोज ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने आंसू पोंछे और घुटनों के बल बैठकर ललित के शव को गौर से टटोलने लगा। वो ललित के शरीर पर लगी हर एक चोट और हर एक निशान को ऐसे परख रहा था जैसे उन घावों में कोई जवाब छुपा हो। पूरी जांच करने के बाद फिरोज के चेहरे पर गहरी उदासी और खौफ छा गया। हड्डियां और नसें टूटी हुई हैं, अंदरूनी अंगों को भारी नुकसान पहुंचा है। जरूर किसी बहुत ताकतवर दुश्मन से सामना हुआ होगा। इंद्रजीत ने अपने माथे पर बल डालते हुए पूछा, तो क्या मतलब नताशा के साथ जो है वो बहुत ताकतवर है? फिरोज की आवाज रोने की वजह से भारी हो चुकी थी।
अगर वो मेरे शागिर्दों को इस हालत में पहुंचा सकता है, तो उसकी ताकत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझसे अंदाजा लगाने में गलती हो गई। इंद्रजीत ने सीधे उसकी आंखों में देखा। क्या तुम उसे हरा सकते हो? फिरोज धीरे से जमीन से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब अपने शागिर्दों को खोने के गम की जगह एक ठंडा और पक्का इरादा धड़क रहा था। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से कसी कि उसके जोड़ों का रंग सफेद हो गया। ये आदमी चाहे जितना भी ताकतवर हो, अभी जवान है। मेरे 40 साल के तजुर्बे से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। उसकी आवाज में मौत का बुलावा था और एक ऐसी खौफनाक कसम छुपी थी जो किसी को भी डरा दे। मैं उसे मारूंगा और अपने शागिर्दों का बदला लूंगा। इंद्रजीत की आवाज में एक सख्त चेतावनी थी। दस्तूर साहब, आप मायावी विद्या में माहिर हैं। जिसमें आपको पूरा भरोसा हो वही इस्तेमाल करें। अब कोई और हादसा नहीं चाहिए। फिरोज ने गुस्से से अपने दांत पीसे। इस आदमी ने मेरे शागिर्दों को मार मार कर खत्म किया है। जैसे को तैसा मैं भी इसे अपने हाथों से मारूंगा। अगर फिरोज को यह खौफनाक सच्चाई पता होती कि उसके शागिर्द की मौत युगांत को मारने की कोशिश में खुद अपने ही मुक्के की उल्टी चोट से हुई है, तो शायद वो ये बदला लेने का ख्याल अपने दिमाग में भी नहीं लाता। क्या फिरोज युगांत का मुकाबला कर पाएगा? क्या उसके 40 साल का तजुर्बा युगांत की ताकत के आगे टिक पाएगा? और क्रिश जो भाग कर निकल गया, अब क्या करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। एक भारी गूंजती आवाज के साथ एमरल्ड बिल्डिंग के वीआईपी लाउंज का मोटा शीशम का दरवाजा बंद हुआ। धड़ाम। आवाज दीवारों से टकराकर वापस लौटी और फिर कमरे की हवा में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। एयर कंडीशनर की हल्की सी मिनमिनाहट भी अब किसी दूर की गुफा से आती आवाज जैसी लग रही थी। नताशा की नजरें बेचैनी से युगांत को ऊपर से नीचे तक टटोल रही थी, जैसे किसी स्कैनर की किरणें किसी खतरनाक ऑब्जेक्ट को जांच रही हो। उसकी सांसें तेज थी, छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। ये सच में वही आदमी है जो अभी अभी 2 ट्रेंड किलर्स को खत्म करके आया है। वो युगांत को ऐसे घूर रही थी जैसे सच में किसी जिंदा भूत को देख लिया हो, कोई ऐसी चीज जो मरनी चाहिए थी लेकिन अब उसके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। चौधरी साहब, आप ठीक तो हैं? कहीं चोट तो नहीं आई? उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी जो वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं ठीक हूँ। युगांत ने बस अपनी जगह खड़े रहकर उसकी तरफ देखा। उसके कपड़ों पर धूल की एक पतली परत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक खरोंच तक नहीं। उसकी आवाज में न तो थकान थी और न ही कोई घमंड, बस एक बर्फ जैसी जमा देने वाली ठंडक थी जो रीढ़ की हड्डी तक उतर जाए। उसने अपनी कलाई पर लगी रोलेक्स घड़ी की तरफ एक नजर डाली, फिर वापस नताशा की आंखों में देखा। उन दोनों जुड़वा भाइयों का काम तमाम हो गया। उसने बात को ऐसे कहा जैसे किसी रूटीन रिपोर्ट की बात कर रहा हो। अब आगे क्या प्लान है तुम्हारा? नताशा एक पल के लिए रुकी। कमरे में सिर्फ एसी की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसके माथे पर सोच की गहरी लकीरें उभर आईं। उसने अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी जैसे किसी ठंडे दिन में गर्माहट तलाश रही हो। हालांकि कमरे का टेम्परेचर बिल्कुल कंट्रोल था। इंद्रजीत को पता चल गया तो? उसके दिमाग में ख्यालों का तूफान उठ रहा था। वो दोनों इंद्रजीत के सबसे खास आदमी थे। उसने धीरे से कहा और अपने एक एक शब्द को तौलने लगी जैसे हर शब्द सोने का हो। उसकी उंगलियां अब अपने पेंडेंट के साथ खेल रही थी, एक नर्वस हैबिट जो उसे तब होती थी जब वो किसी बड़े खतरे को भाप लेती थी। मुझे लगता है अब उनके मरने के बाद वो पूरी तरह से हिल गया होगा। हमें थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि डर के मारे वो भाग खड़ा हो। उसका प्लान एकदम साफ था। इंद्रजीत से पूरी तरह दुश्मनी मोल लेना समझदारी नहीं थी। बस उसे पीछे हटने पर मजबूर करना ही सबसे सेफ रास्ता था। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। युगांत ने ज्यादा सवाल नहीं किए। अच्छा हाँ, एक बात और। नताशा की आवाज अचानक भारी हो गई और उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। तुम्हें कुछ दिन नजरों से दूर रहना चाहिए। मुझे खबर मिली है कि तेजपाल का भाई तेजवीर वापस आ गया है और वो कातिल की तलाश में है। कमरे में एक बार फिर भारी तनाव खुल गया। तेजवीर कोई आम इंसान नहीं था। वो फौज का एक ताकतवर जनरल था जिसके एक इशारे पर मौत नाचती थी। उसकी पोजीशन इतनी खतरनाक थी कि नताशा जैसी ताकतवर औरत भी उससे उलझने से पहले 10 बार सोचती। किसी आम इंसान के लिए तो वो साक्षात यमराज था। लेकिन युगांत के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने बस ठंडेपन से अपना सिर हिलाया। सलाह के लिए शुक्रिया। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उसी वक्त सोलंकी मैनर में एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। वो सन्नाटा जो सिर्फ किसी की मौत के बाद महसूस होता है। तेजपाल की लाश उस महंगे ताबूत में पड़ी थी जिस आदमी के सिर्फ एक इशारे पर कल तक पूरा शहर कांपता था। आज वो लकड़ी के एक डिब्बे में बेजान पड़ा था। तेजपाल की मौत सिर्फ एक आदमी का जाना नहीं था, ये पूरे सोलंकी साम्राज्य के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। तेजवीर उस ताबूत के पास बुत बनकर खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिजी थीं कि पोरों का रंग सफेद पड़ गया था। वो अपने अंदर उबलते ज्वालामुखी को जबरदस्ती दबाने की कोशिश कर रहा था। बाहर बैठक में सोलंकी परिवार के सारे लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। सबके सिर झुके हुए थे
और डर के मारे सांसें हलक में अटकी थी। किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तेजपाल की अचानक मौत और गद्दार मंदार का गायब हो जाना भारी पड़ रहा था। कातिल का कोई अता पता नहीं था। पूरा परिवार इस भारी सदमे में डूबा हुआ था और ऊपर से तेजवीर की ये डरावनी खामोशी उनकी रूह कंपा रही थी। जनरल, कुछ पता चला है? एक एडजुटेंट तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ। तेजवीर की आंखें धीरे से खुली। उन आंखों में कोई दुख नहीं था, बस खून की एक गहरी प्यास थी। कौन है कातिल? उसने इतनी धीमी आवाज में पूछा कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाए। कातिल कौन है ये तो कंफर्म नहीं है, एडजुटेंट ने थोड़ी सावधानी से कहा, लेकिन हमें उससे जुड़ा हुआ कोई मिल गया है। साफ साफ बोलो, तेजवीर ने पलक झपकाए बिना कहा। तेजपाल साहब की मौत से पहले दो लोग सोलंकी ग्रुप गए थे, एडजुटेंट ने अपनी रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा। एक थी कश्यप ग्रुप की प्रेसिडेंट सिमरन कश्यप और दूसरे थे मुंबई बिजनेस कॉमर्स के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सिंघानिया। तो तुम्हारा मतलब है कि ये दोनों कातिल से जुड़े हुए हैं? जी, खासकर सिमरन, एडजुटेंट की आवाज में पक्का यकीन था। वो सबसे अहम कड़ी है। युवराज उसी की वजह से अपाहिज हुआ था। उसे जरूर पता होगा कि कातिल कौन है। बिल्कुल सही। व्हील चेयर पर बैठा युवराज एकदम भड़क उठा। युवराज की आंखों में नफरत की आग दहक उठी। उसी कुतिया ने मुझे बर्बाद किया है। उसके पास कोई है जो बहुत अच्छा लड़ता है। उसी ने मेरे पिताजी को मारा होगा। तेजवीर धीरे से पलटा। उसकी हर हरकत में एक ठंडी ताकत थी, जैसे तूफान आने से पहले की डरावनी खामोशी होती है। ट्रूप इकट्ठा करो। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। उसे फौरन गिरफ्तार करो। वो एक पल के लिए रुका, फिर उसके होठों से निकले शब्द पूरी हवेली में मौत के पैगाम की तरह गूंज उठे। मुझे परवाह नहीं कि कातिल कौन है, लेकिन जिसने भी सोलंकी परिवार के किसी सदस्य को मारा है, मैं उसके पूरे खानदान की सांसें रोक दूंगा। उस शाम कश्यप परिवार एक शानदार रेस्टोरेंट में जमा था। सिमरन की नई कंपनी के लॉन्च का जश्न मनाया जा रहा था और पूरे कमरे में हंसी मजाक का माहौल था। दीदी, ये ग्लास आपके नाम। जय ने मुस्कुराते हुए अपना ग्लास हवा में उठाया। आपको आगे बहुत सक्सेस मिले। बाकी सबने भी जोर से चीयर्स किया। बधाइयां और शराब के ग्लासेस टकराने की आवाजें गूंजने लगी। कुछ ड्रिंक्स के बाद बातों का रुख धीरे धीरे बदलने लगा। सिमरन, कंपनी नई है तो हायरिंग भी हो रही होगी। एक रिश्तेदार औरत ने मौका देखकर बात शुरू की। मेरी एक भांजी है, अभी अभी ग्रेजुएट हुई है। उसके लिए कुछ अरेंज कर दो ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। दूसरी औरत ने भी फौरन अपनी बात रख दी। मेरा भी एक कजन है, अभी जॉब छूट गई है उसकी। बिजनेस मैनेजमेंट में 8 साल का एक्सपीरियंस है उसे। सिमरन, उसे मैनेजमेंट में रख लो, बहुत काम आएगा तुम्हारे। सिमरन ने शांति से अपना ग्लास मेज पर नीचे रखा। उसके चेहरे पर एक प्रोफेशनल मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ इनकार झलक रहा था। हायरिंग का काम ह्यूमन रिसोर्सेज देखता है। मैं आमतौर पर इन चीजों में दखल नहीं देती। उसकी आवाज विनम्र थी, लेकिन एकदम फर्म। हाँ, अगर किसी के पास कोई सही कैंडिडेट है तो वो अपना रेज्यूमे जरूर भेज सकता है। वो इस तरह की सिफारिशों के सख्त खिलाफ थी। ऐसे मामलों से वो हमेशा दूरी बनाकर रखती थी। हाँ, अगर कोई चारा ना हो तो किसी को कोई हल्की फुल्की जॉब दे देती थी, बस इतना ही। सिमरन सुनो ना। उनमें से एक औरत ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सुना है युगांत और मिसेस शेखावत बहुत क्लोज है। अगर तुम हेल्प नहीं करोगी तो हम युगांत से बोल देंगे। हम्म, जय ने नफरत से अपनी नाक भौं सिकोड़ी। युगांत तो बस एक जोरू का गुलाम है। वो मेरी दीदी के पैरों की धूल के भी लायक नहीं है। बिल्कुल, शोभा ने ताना मारा। वो निकम्मा तुम्हारे लिए क्या ही कर लेगा? तुम सोचती हो वो मिसेस शेखावत के सामने कुछ बोल पाएगा? ये सपने देखना बंद करो। ये सुनकर सिमरन का चेहरा थोड़ा तन गया। सिमरन के माथे पर बल पड़ गए और उसने मेज पर रखी अपनी उंगलियों को कस लिया। उसने खुद से कहा, ये लो बिना। जश्न के माहौल में उस युगांत का नाम लेकर सारा मूड खराब कर रहे हैं। वो अपनी जिंदगी जी रहा है और मैं अपनी। तो फिर ये फालतू की पंचायत क्यों? दिमाग खराब कर दिया है एकदम। लेकिन मैंने सुना है कि आज ओपनिंग सेरेमनी में युगांत को स्टेज पर बुलाया गया था। उस औरत ने हैरानी से कहा। तो क्या हुआ? जय ने लापरवाही से कंधे उचकाए। एक शब्द भी नहीं बोल पाया वो वहां। कितनी भारी बेइज्जती हुई उसकी। सही बात है। दूसरी औरत तुरंत बोल पड़ी। ऊपर से देखने में लगता है कि वो बड़े ठाठ से जी रहा है, लेकिन असल में तो वो बस एक कठपुतली है। जब मिसेस शेखावत का मन भर जाएगा, वो उसे किनारे कर देगी। सब सहमति में सिर हिलाने लगे। चारों तरफ से बस एक ही बात गूंज रही थी कि भला मिसेस शेखावत को युगांत जैसे आदमी में क्या दिखा। आखिरकार वो बस एक खिलौना है और जब मन भर जाएगा वो उसे उठाकर फेंक देगी। तब युगांत की कोई औकात नहीं बचेगी। असली मेहनत करनी पड़ती है, जय ने गर्व से कहा और कृष की तरफ देखकर अपना अंगूठा दिखाया। जो आदमी किसी औरत के पैसों पर टिका हो वो बेकार है। असली काबिल नौजवान तो अपना कृष है। कृष के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने अपना कांपता हुआ हाथ चुपचाप अपनी जेब में छिपा लिया। उसकी हंसी जैसे कहीं खो गई थी। पहले होता तो वो भी युगांत को नीचा दिखाने में सबसे आगे रहता, लेकिन आज बात अलग थी। कृष का दिमाग चीख उठा। ये लोग पागल है क्या? युगांत को निकम्मा बोल रहे हैं। मैंने तो अपनी आंखों से उसकी ताकत देखी है। अगर उसने सुन लिया ना तो बेटा हम में से किसी की लाश भी नहीं मिलेगी।
हे भगवान, मुझे यहाँ से जिंदा निकाल ले। चलो, ये सब बातें छोड़ो और खाना खाओ। सिमरन ने अजीब सी उलझन के साथ टॉपिक बदलने की कोशिश की। वो युगांत और नताशा का नाम और ज्यादा नहीं सुनना चाहती थी। जब भी वो उन दोनों को हंसते बोलते याद करती, एक अजीब सी बेचैनी उसके सीने में उठने लगती थी। वो बेचैनी जिसे वो पहचानना नहीं चाहती थी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और एक गहरी सांस छोड़ी। जल्दी इस पूरी जगह को घेर लो, कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। अचानक बाहर एक भारी शोर शराबा हुआ। फिर एक जोरदार झटके के साथ रेस्टोरेंट का दरवाजा टूटकर जमीन पर आ गिरा। दरवाजे के गिरने की भयानक आवाज से पूरी इमारत कांप उठी। भारी हथियारों से लैस गार्ड्स का एक बड़ा झुंड तेजी से अंदर घुस आया। उनके भारी बूटों की आवाज जमीन पर गूंज रही थी। उनकी आंखों में पल रहे जानलेवा खौफ ने कमरे में मौजूद हर इंसान की रूह कपा दी। उन सबके आगे खड़ा सोल्जर एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं और उसकी नजरें कमरे में घूमते हुए एक एक चेहरे को चीर रही थीं। उसने अपनी बंदूक पर पकड़ मजबूत की। सिमरन कश्यप कौन है? उसकी भारी आवाज पूरे रेस्टोरेंट में गूंज गई। क्या सिमरन इस मुसीबत से बच पाएगी? क्या युगांत को पता चलेगा कि उसकी पत्नी खतरे में है? और तेजवीर का गुस्सा किस किस को तबाह करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुला। भारी जूतों की गूंज पूरे फर्श पर छा गई। हथियारबंद गार्ड्स तेजी से अंदर घुसे। पल भर में पूरे कमरे का माहौल बर्फ की तरह जम गया। सबके चेहरों पर हैरानी साफ झलक रही थी। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। शोभा के होठ एकदम सूख गए थे। गले में जैसे कोई कसाव सा महसूस हो रहा था। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने अपने कांपते हाथों को साड़ी के पल्लू में कस कर बांधा। उंगलियां इतनी सख्ती से कपड़े को पकड़े हुए थीं कि पूरों का रंग सफेद पड़ गया था। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा जैसे सीने से बाहर निकल आएंगी। ऑफिसर, क्या बात है? उसकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश थी। जिंदगी भर शरीफों की तरह जीने वाले इस परिवार ने ऐसा खौफनाक नजारा पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने कभी किसी कानून को नहीं तोड़ा था, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया था। फिर भी आज उनके घर की दहलीज पर वर्दी वाले खड़े थे। शोभा की सांसें तेज हो गईं। हवा जैसे फेफड़ों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। उसने घबराहट में अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया, जैसे दिल को संभालने की कोशिश कर रही हो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमने किया क्या है? ऑफिसर की ठंडी नजरें कमरे में मौजूद हर चेहरे को घूर रही थीं। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था, कोई इंसानियत नहीं थी। सिर्फ एक सख्त पथरीली निगाह जो हर किसी को परख रही थी, जांच रही थी। वो खामोशी से आगे बढ़ा। उसके भारी जूतों की आवाज फर्श पर गूंज रही थी। थप थप थप। हर कदम एक हथौड़े की चोट की तरह कमरे की दीवारों से टकरा रहा था। दीवार घड़ी की टिक टिक भी अचानक बहुत तेज सुनाई देने लगी थी। मैं पूछ रहा हूँ, सिमरन कश्यप कौन है? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें मौत का हुक्म साफ सुनाई दे रहा था। हर शब्द ऐसे निकला जैसे किसी चाकू की धार हो, तीखा और खतरनाक। कमरे में मौजूद सभी लोग जम गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हिल भी सके। सिमरन अपनी कुर्सी से धीरे से उठी। उसके घुटने कांप रहे थे, पैर जैसे लड़खड़ा जाएंगे। उसकी उंगलियां पूरी तरह कांप रही थीं, जैसे ठंड में ठिठुर गई हों। उसने झटके से उन्हें अपनी मुट्ठी में भींच लिया। नाखून हथेलियों में कर गए। उसका गला बार बार सूख रहा था और वो घबराहट में तेजी से थूक निकल रही थी, लेकिन मुंह इतना सूखा था कि कुछ था ही नहीं निकलने को। हिम्मत रख सिमरन, डर मत, तूने कुछ गलत नहीं किया। चेहरे पर हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हुए उसने एक गहरी सांस ली, हवा को फेफड़ों में भरा। मैं हूं, क्या काम है ऑफिसर साहब? उसकी आवाज में एक कृत्रिम दृढ़ता थी, जो अंदर के तूफान को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ऑफिसर अपने भारी जूतों की गूंज के साथ 2 कदम और आगे आया। धप धप। उसकी परछाई सिमरन के चेहरे पर पड़ी। अंधेरा उसे निगल रहा था। हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि तुम दुश्मन देश के साथ मिली हुई हो। तुम पर इल्जाम है कि तुम पश्चिमी देशों की लगाई हुई जासूस हो। फौरन हमारे साथ चलो, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना होगा। सिमरन का दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। उसके मन में एक ख्याल कौन था? देशद्रोही? मैं? अरे पागल हो गए हैं क्या ये लोग? मेरे पुरखे तो साधारण किसान थे। मेरा कोई विदेशी कनेक्शन तक नहीं है। मैं जासूस कहां से बन गई? हे भगवान, ये क्या मुसीबत गले पड़ गई? उसकी सांसें तेज हो गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से उन्हें हड़बड़ी में पूछा, सिमरन और देशद्रोही? ये तो मुमकिन ही नहीं था। वो मुंबई की मिट्टी में पैदा हुई थी और यहीं की गलियों में पली बढ़ी थी। शोभा बदहवास होकर लड़खड़ाती हुई आगे आई। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। ऑफिसर साहब, कोई गलतफहमी तो नहीं? मेरी बेटी एक आदर्श नागरिक है, हर साल टाइम पर टैक्स भरती है, चैरिटी में डोनेट करती है। वो देशद्रोही कैसे हो सकती है? हाँ,
जय ने मेज पर जोर से मुक्का मारा, जिससे लकड़ी के चटकने की आवाज गूंजी और मेज पर रखी चीजें उछल गई। वो तन कर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। मेरी बहन बेगुनाह है, बकवास मत करो। एक गार्ड ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया। उसकी आवाज पत्थर जैसी ठंडी थी। गलतफहमी है या नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत, हम सब गवाह है। हाँ, सिमरन कभी देशद्रोही नहीं हो सकती। कमरे में मौजूद बाकी लोगों ने भी एक साथ चिल्लाना शुरू कर दिया। सबको सिमरन का किरदार अच्छी तरह पता था। अगर उस पर मार्केट मैनिपुलेशन का इल्जाम लगता तो शायद कोई सोचता भी, पर देश से गद्दारी, किसी के गले के नीचे ये बात नहीं उतर रही थी। ऑफिसर ने अपनी बेल्ट पर लटकी बंदूक पर हाथ रख लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी खींच उतर आई थी। मैं बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ, जो भी रोकेगा उसे साथी माना जाएगा। जय ने गुस्से में ऑफिसर की तरफ कदम बढ़ाया। ऐसी हिम्मत, तुम्हें पता है हम कौन है? मेरी बहन को हाथ भी लगाया ना तो सूरज देखने नहीं मिलेगा। ऑफिसर के चेहरे पर एक ठंडी और खौफनाक मुस्कान तैर गई। उसने अपनी बंदूक का सेफ्टी कैच खोला। लोहे के टकराने की वो आवाज पूरे कमरे के सन्नाटे को चीर गई। सिमरन कश्यप के खिलाफ दुश्मन देश से मिली भगत के पक्के सबूत है। जो भी गिरफ्तारी में रुकावट डालेगा वो भी साथी माना जाएगा। वो पल भर के लिए रुका। उसने अपने आदमियों की तरफ देखा और बिल्कुल शांत आवाज में बोला, अगर ऐसा है तो सबको उठा लो, जो विरोध करे उसे गोली मार दो। ऑफिसर के इशारे पर सारे सिपाहियों ने अपनी बंदूकें तान ली। एक साथ कई हथियार लोड होने की खौफनाक आवाज से सबका खून सूख गया। कमरे में मौजूद हर शख्स की छाती पर बंदूक की ठंडी नली तनी हुई थी। मौत बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी। डर के मारे किसी की पलक तक नहीं झपक रही थी। लोग अपनी सांसें रोके खड़े थे। जय ने अपनी मुट्ठी भींची। तुम पर इससे पहले कि वो गुस्से में कुछ और करता, सिमरन ने झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। सिमरन ने उसे पीछे की तरफ खींचा। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। सब शांत रहो, मुझे यकीन है कि कोई गलतफहमी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद सब क्लियर हो जाएगा। ऑफिसर ने एक खौफनाक और ठंडी हंसी हंसी। ये वो हंसी थी जो किसी सवाल का जवाब नहीं, बल्कि सीधे फैसला सुनाती है। गलतफहमी है या नहीं, ये तय करने वाले वो खुद थे। ले जाओ इन्हें। ऑफिसर के हुक्म पर सबको घसीटते हुए बाहर खड़ी गाड़ियों में धकेल दिया गया। गाड़ियों के भारी दरवाजे जोर से बंद कर दिए गए। 20 मिनट बाद गाड़ियों का काफिला एक विशाल लोहे के गेट के सामने जाकर रुका। वो सोलंकी मैनर था। ये सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि इस शहर की सत्ता और खौफ का दूसरा नाम था। शोभा ने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा और घबरा गई। ऑफिसर साहब, ये तो इन्वेस्टिगेशन की जगह नहीं लग रही। बकवास बंद करो, अंदर चलो। ऑफिसर ने बिना कुछ और कहे सबको धक्का देते हुए अंदर कर दिया। जैसे ही वो सब आंगन में दाखिल हुए, उनके कदम वहीं जम गए। दरवाजे के दोनों तरफ मातम के सफेद झंडे हवा में फड़फड़ा रहे थे। बैठक के ठीक बीचों बीच एक भारी लकड़ी का ताबूत रखा था। उस ताबूत के ऊपर फूलों से घिरी तेजपाल की तस्वीर रखी थी। कल तक जो आदमी अपने एक इशारे पर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज वो खुद एक बेजान डिब्बे में बंद था। इतनी दौलत और ताकत कमाने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शांति नहीं थी। जय की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। सोलंकी साहब। सिमरन का सिर चकरा गया। सिमरन के पैर लड़खड़ाए और उसने बगल में रखे खंभे को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, ये एक बिछाया हुआ जाल था और वो पूरी तरह इसमें फंस चुकी थी। सब आ गए। अचानक एक भारी और दमदार आवाज गूंजी। अंदर के अंधेरे से तेजवीर धीरे धीरे बाहर निकला। उसका चौड़ा सीना, फौजी चाल और तीखी नजरें किसी भूखे शेर जैसी थी जो अपने शिकार को देख रहा हो। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। उसकी खामोश मौजूदगी इतनी भारी थी कि कई लोगों को सांस लेने में घुटन महसूस होने लगी। कुछ लोगों ने डर के मारे अपनी नजरें झुका ली। ऑफिसर ने तन कर रिपोर्ट दी। सर, जितने भी रिलेटेड लोग हैं सब यहाँ हैं। ठीक। तेजवीर ने हामी भरी। उसने धीरे धीरे अपनी ठंडी नजरें वहां खड़े हर इंसान के चेहरे पर दौड़ाई। मेरा नाम तेजवीर सोलंकी है। वेस्टर्न वॉर जोन से हूँ, जनरल के पद पर। वो कुछ पल के लिए रुका। शायद तुम में से कुछ लोगों ने मेरा नाम सुना हो। तेजवीर सोलंकी, जनरल। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। लोगों के पैर पीछे की तरफ खिसकने लगे। कृष का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उसने घबराहट में अपने होंठ चबाए। कृष के मन में डर की एक तेज लहर दौड़ गई। जनरल तेजवीर, अबे हम